बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं आपको इस शो में जिसका नाम है रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम नहायत ही अहम टॉपिक पर है। आज हमने उस मसले पे बात करनी है जिससे आजकल हर शख्स जूझ रहा है, ख़्वाह वो ज़्यादा उम्र का शख्स हो या बचपन में ही लोगों को उन मसाइल का शिकार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बाल गिरने की और बाल सफ़ेद होने की। ये किस वजह से होता है? क्या हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है या एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से हम इसका खमियाजा भुगत रहे हैं, और जो कि एनवायरमेंटल चेंजेस हम अपने हाथों से बिगाड़ते जा रहे हैं। इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं मैमूना अमीन साहिबा, जो कि बड़ी मारूफ हर्बलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और मेरी टीचर भी हैं। मैमूना अमीन साहिबा को आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके मशवरे, इनके टोटकों पर अमल करते हैं और हमें आप फीडबैक हमें दे रहते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार इनको प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया कि आप बुलाते हैं और हमें इस काबिल समझते हैं कि हम अपने एक नाक़िस इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें महदूद सा दिया उसको शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन, इन्हीं के साथ मौजूद हैं रिपोर्टर रोही टीवी ज़ुहैब बुखारी साहब, जो कि कस्टम्स को कवर करते हैं, एफबीआर को कवर करते हैं। इसी के साथ इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन की बीट भी है। इनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्तान में किस तरह के नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कस्टम्स किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, एफबीआर काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहा है ताकि टैक्स नेट को बढ़ाया जा सके। तो क्या ये कार्रवाइयाँ ठीक हैं, आवाम इनसे मुतमईन है या उनको लगता है कि थोड़े से लैप्सेस मौजूद हैं जिसको बेहतर किया जा सकता है? तफसीलन बात करेंगे। ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो जनाब। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं जी आप? अभी तक तो ठीक है। क्या मतलब है आपका इस बात से? आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे इंशाल्लाह। दिन के आगाज में। सुबह सुबह वैसे ही बंदा हाँ, क्रैंकी हुआ होता है, सुबह उठने का सुबह दिल नहीं करता। हाँ, तो वो फिर सूरत हाल जो है वो आगे बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैमुना साहिबा, आपसे स्टार्ट करते हैं। ये आजकल ऐसा मसला है जिससे हर कोई जूझ रहा है, सफ़ेद बालों का सफ़ेद होना और बालों का गिरना। अच्छा, ये मौसम की वजह से है? सर्दियों में जैसे बाहर आ रही होती है और सर्दियाँ जा रही होती है, उस टाइम पे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्या मौसम का कुछ ताल्लुक है इसके साथ या हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से हो रहा है? देखिए, पहले तो हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने स्किन पर पहले एक जी। प्रोग्राम किया था कि हमारे बालों की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जी। जिस तरह हमारी स्किन की टाइप्स हैं। ओके। अब उसमें ये कि बाल भी हमारी शख्सियत का, ख़ासतौर पे चेहरे का एक लाज़मी जुज़ हैं और सॉरी। उससे हमारी शख्सियत पर एक असर आता है। अब बाल हर बंदे के, जिस तरह हमारी स्किन टोन डिफरेंट है, हर बंदे की बालों का टेक्सचर भी डिफरेंट है। किसी के ड्राई हेयर्स होते हैं, किसी के सिल्की हेयर्स होते हैं। फिर उसके अलावा स्टाइलिंग में किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट हेयर्स हैं। और बालों का फिर ताल्लुक आगे आपके जो स्कैल्प है, स्कैल्प जिसको हम कहते हैं कि सर की जो हमारी स्किन है, उससे भी ताल्लुक है। उससे आपके बाल उसकी वजह से ही ड्राई होंगे, उसी की वजह से ऑयली होंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। उसके बाद जब सीज़नल चेंज आता है, चाहे वो गर्मियाँ आए, चाहे वो स्प्रिंग आए, चाहे वो फॉल का सीज़न हो, तो हर चीज़ जिस तरह हमारी स्किन पर अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी पर अफेक्ट करती है, सिमिलरली हमारे बालों पर भी अफेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद आपने जो क्वेश्चन मुझसे पूछा वाइट बालों का, देखें उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी जेनेटिक्स होती है, जो कि हमारी जेनेटिक्स में हमें मिलता है। बालों के लंबे बाल होते हैं, वो उनकी मदर्स के भी लंबे बाल होते हैं, नन्हे हाल में, ददे हाल में लंबे बाल होते हैं, तो वो जेनेटिकली भी हमें आता है। दूसरी एक चीज़ हमारे बालों में एक होता है मेलानिन, जो एक एलिमेंट है, वो वक्त के साथ साथ बाय एज कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से बाल जो है वो हमारे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जिस तरह बाय द एज हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारे एक एजिंग इफेक्ट नज़र आता है, इसी तरह से बालों में भी वो चीज़ नज़र आनी अच्छा, शुरू हो जाती है। मैं ज़ाती अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, मेरे बचपन में बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम वो थोड़े से कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी मेरे सर पर सफ़ेद बाल मौजूद हैं। तो फिर ये एज तो मैं आप बात कर रहा हूँ 6-7 क्लास में, 8th क्लास में मुझे। अच्छा, शुरू में अर्ली एज में तो समटाइम्स होता है कि बच्चों की डाइट प्रॉपर नहीं होती, बच्चों को खुद भी प्रॉपर डाइट का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, अब आजकल जो 6, 7, 8, 9 साल के बच्चे हैं, वो लेस पर, पापड़ पर, इन चीज़ों पर गुजारा कर रहे हैं। तो जब आपने कहा कि 6-7 के बाद आपके ये बाल इम्प्रूव होना शुरू हो गए, उसके रीज़न ये थी कि बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंसान को डाइट कॉन्शियस होता जाता है। फिर आपको अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, मैंने ये चीज़ें नहीं, मैंने ये चीज़ें। तो जब डाइट में वो इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे होते जाएंगे जो कि हेयर ग्रोथ को बेहतर करते हैं,
तो इसलिए आपकी ग्रेइंग इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो गया। ठीक है। तो समटाइम्स ये वीकनेस की वजह से भी ग्रे हेयर्स आना जो है वो शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें तो जाहिर है आपके हेयर में इम्प्रूवमेंट नहीं और नजर आती है। एनवायरनमेंट का कितना अमल दखल है? जैसे आपने फूड इंटेक की तो बात की, जो हम लोग आजकल क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, फिर उसके बाद पानी भी हमें ठीक नहीं मिल रहा, उसका कोई इम्पैक्ट होता है हमारे पे? बिल्कुल, वो ड्राइनेस की तरफ आपके बालों को जरूर ले जाती ठीक है, है। लेकिन उसका ग्रे हेयर से कोई ताल्लुक नहीं। सीजन के चेंज होने का ग्रे हेयर से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। ग्रे हेयर आपके या तो मरूसी होंगे या आपके जो है वो एज की वजह से होंगे, या आप बालों के साथ छेड़छाड़ बहुत करें। यही वो ये छेड़छाड़ की छेड़छाड़ तरह। वाली बात मैं जरूर करूंगी। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे कि आप अगर बालों के साथ बहुत ज़्यादा कि आप कलर चेंज करवा रहे हैं बालों का, आपके अगर करली बाल है, आप हेयर स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं, ऑब्वियसली इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ये है कि एक एज, जब तक आप यंग एज में हैं तो ऑब्वियसली कि आपकी एनर्जी भी ज़्यादा है तो बाल उस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आप ज़ाहिर है कि वो ओवर केमिकल यूज़ हो गए, उसके बाद फिर बाल रिएक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं, या हेयर फॉल शुरू हो जाएगा आपका, या ग्रेइंग हेयर फिर तेज़ी से शुरू, ये इफेक्ट है केमिकल्स का। फिर या ग्रेइंग हेयर आपके तेज़ी से शुरू हो जाएंगे और बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपके रूखे होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी वो जो नरमी है और सॉफ्टनेस है वो फिर कम होनी शुरू हो जाती है और वो ड्राई और रूखे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इसमें आपने छेड़छाड़ की बात की कि जो एक्सेसिव कलरिंग है, जिसमें अमोनिया का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है, अगर हम इसको नहीं करते तो लोगों ने बाल तो अपने कलर करने हैं, तो क्या इसमें हमारे पास हर्बल कोई चीज़ ऐसी मौजूद है जो ब्लैक कर सकती है? नेचुरल चीज़ें हैं, देखिए नेचुरल चीज़ें स्लो एंड आंवला और ग्रेजुअली रीठा की इफेक्ट बात देती की है। जाती है गालिबन। नहीं, आंवला रीठा तो बालों की ग्रोथ के लिए होता है, कलरिंग के लिए ज़्यादातर मेहंदी का इस्तेमाल, जो कि हम देसी तौर पर करते हैं। लेकिन अब हमने बहुत सारी चीज़ें, अब जो लोगों का अवेयरनेस आ गई है, इसमें एक हिबिस्कस एक फूल होता है। अच्छा। वो बहुत अच्छा है कलरिंग के लिए। बाज़ लोग इसमें चुकंदर भी, आप मेहंदी में कॉफ़ी ऐड कर लें, चुकंदर ऐड कर लें, उनका रस ऐड कर लें, और ये हिबिस्कस के फूल जो है उनको आप क्रश करके उनका पानी ऐड कर लें और उनको कुछ देर भिगो कर रख दें, तो इससे भी बड़ा एक अच्छा सा कलर जो है वो बालों पर आ जाता है। ठीक है। तो नेचुरल चीज़ें भी हैं, लेकिन केमिकल का कलर तेज़ी से आता है। अब तो आप ये भी सुनते हैं ना कि जी आप शैम्पू करें और जी। शैम्पू करके आएंगे और बाल ब्लैक हो जाएंगे। हमारे प्रोड्यूसर साहब तो बड़ा इसके वो दाई हैं, वो तो इसका प्रचार भी करते हैं कि उसकी आपने वजह शैम्पू अच्छा, इस्तेमाल ये कर लें। चीज़ें असल में हम यूज़ इसलिए भी करते हैं कि हमारे पास समटाइम टाइम नहीं होता। नेचुरल चीज़ों में और केमिकल चीज़ों में थोड़ा सा, केमिकल चीज़ों के ज़्यादा इन्हांस होने का वजह यही बनी कि हमारे पास टाइम कम है, वो जल्दी जल्दी हम काम करते हैं और निकल आते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर चीज़ रिएक्शन हमें अपना दिखाती है, जो कि बहुत तेज़ी से एक चीज़ रिएक्ट करेगी। ऑब्वियसली बाय द टाइम वो आपके बालों पर ज़ाहिर है उसका इफेक्ट दिखाएगी। अच्छा, इसका बालों के सफ़ेद होने का और बालों के गिरने का आपस में कितना ताल्लुक है? नहीं, ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं। अच्छा। बालों का गिरना ज़ाहिर दोनों की चीज़ें, ये तो मैंने आपको कहा ना कि ग्रे हेयर तो होते हैं मेलानिन के कम होने से। अच्छा, अब ग्रे हेयर को आप रोक नहीं सकते क्योंकि बाय द एज तो होंगे, एज फैक्टर तो आएगा ज़ाहिर है, लेकिन बिफोर एज अगर हो रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आपका डाइट पैटर्न है। ओके। अच्छा, हमारी बॉडी को जिस डाइट की ज़रूरत है उसी डाइट की न्यूट्रिएंट्स जो हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को हमारे बालों की भी ज़रूरत है। यानी अगर आपकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की ज़रूरत है, सिमिलरली आपके बालों को भी इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली जो आप बॉडी में टेक करेंगे वो बालों के ऊपर जो है हो जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बालों का ग्रे होना और बालों का गिरना जो है वो, इसका बालों का गिरना एक निशानी ये है कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं जा रही। ओके। कहीं ना कहीं आपने डाइट में कोई ऐसी चीज़ है कि आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, जिसमें या फ्रूट मिसिंग है या सब्जियां मिसिंग हैं। बाज़ लोग सिर्फ गोश्तखोर होते हैं, गोश्त ही खा रहे होते हैं, ठीक है ना, कि आप सब्जी नहीं ले रहे, दालें नहीं खा रहे, ठीक है ना, तो ग्रेन्स हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें काउंट करती हैं इसके साथ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि ख़वातीन को ये ज़्यादा मसला आ रहा होता है या मर्द हजरात को ज़्यादा मसला आ रहा होता है कि एज का भी ज़रा बताइएगा कि किस एज के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपके बाल अब वाइट होना शुरू हो जाएंगे और आपने देखिए, उनका ध्यान हमारे रखना है? पेरेंट्स के एज जो दौर था उसमें तो बाल बहुत लेट जो है वो ग्रे होना शुरू होते थे। अच्छा, उसमें बहुत सारी वजह है। आप लोग तो, आप जनरेशन ने तो ये चीज़ें नहीं देखी। हमारी माएँ, हमारे बाल कुदरती तौर पर लंबे थे, बहुत अच्छे थे, तो हमारी माएँ एक दौर में परांदे चलते थे। इसका जी, जवाब जी। दीजिएगा। मैम, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर जी, मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। मेरा नाम बल्कीस है, मैं भावलपुर से बात कर रही हूँ। जी मैम, सवाल कीजिएगा। जो आपके पास हर्बल स्टेम से बात करनी है। जी जी, वो आपको सुन रही हैं, सवाल कीजिएगा। जी, पूछना है कि हमारे एज इतनी नहीं है लेकिन बाल बड़ी तेजी से सफेद हो रहे हैं।
ठीक है मुझे मैम। एक दो दफा कलर लग बाल सफेद हो रहे हैं मेरे भी और मेरे हस्बैंड ठीक के है भी। मैम, अगर आप उनसे कोई इजाफी चीज़ पूछना चाहती हैं तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा आप कॉलर आप से। बेटे माइंड ना बस कीजिए, वो तो आप नियर अबाउट आपकी एज कितनी होगी? खातून है, एज पूछ रही हूँ, लेकिन वो बात जवाब देने के लिए ज़रूरी है। 35 है, तकरीबन 35। जी जी ठीक है, मैं भी ठीक है, आपको रिप्लाई करती हूँ। आपका सवाल मैम ने सुन लिया और अब आपको जवाब देती हैं जी। जी मैम, 35 उनकी एज है और बाल बहुत जी, ज़्यादा कह रही है बाल बहुत सफ़ेद। ज़्यादा देखिए। अच्छा, आंवला एक बुनियादी चीज़ एक ऐसी है कि जिसको हम कहते हैं कि आप डेली अगर आप उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आंवले का मुरब्बा होता है, जी जी। ठीक है ना, उसकी रात को एक वो बिल्कुल गोल सा एक राउंड फॉर्म में होता है, ग्रीन सा, बड़ा अच्छा कलर है उसका। एक गोली, इसको हम गोली ही कहेंगे ठीक उसकी, है। आंवले की, अगर आप रात को एक पानी में भिगो दें, ताकि उसका वो जो मुरब्बे का बहुत ज़्यादा शीरा है और जो चाशनी है, चीनी है, वो ज़रा उसमें एब्जॉर्ब कम हो ठीक जाएगी। है। और डेली अगर आप एक खाना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि बाय द टाइम ग्रे हेयर को इंक्रीज होने की रेशो बहुत कम हो जाएगी, बल्कि अच्छा। वाइट बाल भी किसी हद तक ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि टोटल ये नहीं हो सकता कि आपके वाइट बाल ब्लैक हो जाएं, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ गई और वो ये दावा करती हैं कि नहीं जी वाइट बालों को हम ब्लैक, कभी भी ये नहीं हो सकता। जो चीज़ आपकी हो गई, हम उसके प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। ठीक। आंवला वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, चाहे आप आंवले को भिगो दें, उससे अपने बालों को वॉश करें आप, ठीक है ना, अपने शैम्पू में डाल के उसका पाउडर रख लें, बाल जब धोएं तो उससे उसका इफेक्ट आएगा। और आंवले का मुरब्बा बेस्ट चीज़ है ग्रे हेयर के अच्छा, लिए। इसमें आंवले का मुरब्बा लोग निहार मुँह खाते हैं और साथ दूध पीते हैं, ये अमल ठीक है? इसके ऊपर तफसीलन बताइएगा कि किस तरह इस्तेमाल करना है। और एक हमारे साथ कॉलर भी लाइन पर मौजूद है, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। गालिबा नाजरीन कॉल ड्रॉप हो चुकी है, इनका सवाल हम ले लेते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, मैम कंटिन्यू कीजिएगा। आंवला के बारे में आप बता रही थी, उसको इस्तेमाल किस तरह करना है? वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे मैमुना साहिबा से कि किस तरह रीठे का इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या चीज़ें हम अपने डाइट में ऐड करनी चाहिए जिसकी वजह से ये जो हमें सफ़ेद बालों का मसला हो रहा होता है, इसको कम किया जा सकता है। जैसे मैम ने बड़ा तफसीलन बताया कि इसको कम किया जा सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ब्लैक नहीं किए जा सकते। तफसील मैमुना साहिबा से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ ज़ुहैब बुखारी साहब मौजूद हैं। इनसे ज़रा सियासत पर बात कर लेते हैं। जनाब, PP 214 में लीग रहनुमा की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत हुई है। कौन से लीगी रहनुमा है जी जिनकी शमूलियत हुई है? अच्छा, ये लीगी रहनुमा कोई इतने अहम लीगी रहनुमा नहीं है, और लेकिन PP 214 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मलिक मंजूर डुमरा साहब बहुत वर्क कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में इलेक्शन तो भी बहुत दूर है, लेकिन डुमरा साहब ने जो है वो पहले से ही तैयारियों का आगाज़ जो है वो कर दिया है, और अब उनकी पॉलिटिक्स की बदौलत लोग जो हैं वो अब उनके साथ जुड़ना जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपने पते जो है वो शो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक इन्हीं रियाज खैर साहब है मुस्लिम लीग नून से, तो इनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की गई है। अली कासिम गिलानी साहब स्पेशल लाहौर से मुल्तान इस जलसे में आए थे, इसी सिलसिले में आए थे, और उन्होंने जलसे से खिताब भी किया था, और हमने भी उनसे जो है वो इंटरव्यू किया था, और काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे थे कि उन्होंने कासिम बेला के इलाके से ये विकेट जो है वो हासिल किया है। ठीक है जनाब, इसकी तफसीलात से आगाह कीजिएगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। मैम, थोड़ा सा मोबाइल को अपने करीब कीजिएगा, या आपने हैंड फ्री अगर कोई इस्तेमाल कर रही हैं तो वो करीब कीजिएगा, और ऊंचा बोलिएगा थोड़ा सा। जी सवाल कीजिएगा। मुझे बालों के बारे में क्वेश्चन करना है। जी सवाल कीजिएगा, मैम आपको सुन रही हैं मैमुना साहिबा। मेरे बाल ना लंबे नहीं होते, मुझे मतलब कि लंबे बाल चाहिए, तो इसके बारे में कोई टोटका बता दें या कोई शैम्पू। ठीक है जी, मैमुना साहिबा आप पूछना चाह रही हैं कि बाल मेरे लंबे नहीं हो रहे, उनका कोई अगर कोई आप टोटका है बेटे तो बता सिंपल दीजिएगा। जो है अलसी के बीज होते हैं जी। अलसी के बीजों को भिगो दें या उनका पानी निकाल लें, उनको बॉईल करके उसमें एलोवेरा जेल, एलोवेरा का पौधा घर में रखें, बहुत अच्छी चीज़ है। एलोवेरा जेल को ऐड कर, अच्छा एलोवेरा का ये है कि जब आप उसकी डंडी को कट करें तो कुछ देर के लिए 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, डायरेक्ट नहीं उसकी जेल निकालते, उसकी जेल निकाल लें और उसको बालों की रूट्स में आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। हम लोग तेज़ी से बालों को भी तेज़ी से ऑयलिंग बाज लोग करा रहे होते हैं, वो बाल ऑयल कम लगा रहे होते हैं, बाल ज़्यादा खींच रहे होते हैं,
तो हमारे बाल बड़े नाजुक है, बड़े आराम आराम से वो पानी दोनों का लेकर, यानी कि एलोवेरा जेल को, उसमें अलसी के बीज है, उसमें से एक आपकी ना एक जेली फॉर्म में एक बन जाएगी चीज़, ठीक। उसको आप बालों में लगाएं तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक विदिन ए मंथ जो है वो आपके बाल बढ़ने शुरू हो और ये तवातर से लगाने हैं या इसको ब्रेक भी देना है? नहीं, ट्वाइस अ वीक। ट्वाइस कोई भी आपने ट्रीटमेंट बालों पे करना है उसे 2 हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं यूज़ 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। जी ज़ुहैब साहब, उम्मीद करते हैं कि मैम आपको आपका जवाब मिल गया होगा और इसको प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ज़ुहैब मैं साहब, आप इतनी एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट करें। बात कर रहा था, आपने मुझे इंटरप्ट कर दिया। जो सर लोग ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉलर्स का मैं इसको जवाब थोड़ा हमारे सा लिए ऐड ऑन ज़्यादा कर दूं, जो इम्पोर्टेंस लोग रखता है। जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जी। जो ख़वातीन अपने ख़ावंद से लड़ती हैं ना, वो ना लड़े तो उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे। उनको कम से ये कम परेशान करें। जनाब आपकी नई नई शादी हुई है, मेरा ख्याल है उस चीज़ का आप तजर्बा नहीं, हमारे मैं, साथ। मैं अपनी शादी के तजर्बे पे नहीं कह रहा, मैं वैसे एक नेचुरल एक ओवरऑल तजर्बे से कह रहा हूँ। ठीक है। तो आप जितना कम जनाब, परेशान रहेंगे, जितना कम डिप्रेशन में रहेंगे, उतनी आपकी ज़िंदगी जो है इसके वो ऊपर बात अच्छी करनी है होगी। मैंने मैम से कि हाँ। कितना असर है आपकी जहनी कुछ परेशानियों का। चीज़ें इस चीज़ से भी कनेक्टेड है। मैं तो कुछ इससे कुछ ज़्यादा वो नहीं हूँ मैडम ज़्यादा, लेकिन मैडम जिस तरह हाँ कह रही है, मुझे लगता है मैं ठीक बता रहा हूँ। मुझसे भी सवाल कॉलर कर सकते हैं। ठीक है, आप वैसे भी अपनी फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, हमें मंजूर मालूम है। मैं चलिए चेंज जी। कर सकते हैं। वो तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि लीगी रहनुमा ने शमूलियत इख्तियार वो की है। लीगी रहनुमा मैं जिस पर बात कर रहा था, वो कोई अहम शख्सियत नहीं है, वो लीगी ठीक है। रहनुमा जिन्होंने शमूलियत इख्तियार किया। लेकिन मलिक मंजूर उमरा साहब PP 214 में जिस तरह का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उनके लिए जो है वो काफ़ी बेहतर भी साबित होगी। और इस तरह लोग अगर उनके साथ कनेक्ट होते भी गए, तो शहजाद मुकुल भुट्टा साहब हैं, फॉर्मर MP हैं मुस्लिम लीग नून से, उनके ये करीबी साथी जो हैं वो समझे जाते थे, तो वो उनको छोड़कर जो है वो उन मलिक मंजूर उमरा साहब के पास आ गए। अब PP 214 की सियासत जो है वो कहाँ स्टैंड करती है, तो फिर आने वाला वक्त बताएगा। तो यही चीज़ें जो हैं वो काफ़ी चल रही हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी हैं। डेवलपमेंट के इश्यूज़ की अगर हम बात करें, उसके साथ साथ साफ़ पानी के हवाले से हो या फिर सड़कों की टूट फूट के हवाले से हो, तो बेशुमार मसाइल जो है वो वहाँ पर सड़कों की मौजूद टूट फूट है। से सैलाब से भी काफ़ी इलाका वो मुतासिर हुआ। उसमें बस्ती हम रोड है, उसमें मुजफ्फराबाद का इलाका है, शेर शाह का इलाका है उसमें, और उसके अलावा बस्ती इमरान नगर है, कासिम बेला के बहुत सारे मवाज़ियात हैं, कासिमपुर घोटा है उसमें, मोहम्मदपुर घोटा है उसमें। तो बहुत सारे ऐसे इलाके जाते हैं जहाँ पर मसाइल भी हैं, और आई थिंक मसाइल के हल के लिए जो है वो लोग अब काफ़ी परेशान भी हैं कि उनके मसाइल जो है अब तक बाज़ इलाके ऐसे जहाँ पर अभी तक गैस तक नहीं पहुँची। अच्छा, अब जनाब जैसे अभी आप ये डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं कि सड़कें टूट फूट का शिकार है, मसाइल बहुत ज़्यादा है, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं फिर आप मसाइल। मुझे मुल्तान एवेन्यू पे नहीं, लेके मुल्तान एवेन्यू पे नहीं मैं लेके आऊँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तकरीबन गालिबन कुछ अर्सा पहले गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे और कमिश्नर साहब ने कोई पुरानी 13 या 23 सड़कों का ऐलान किया है कि उनकी दोबारा असर नौ की तामीर की जाएगी। उसके हवाले से बताएगा कि इस इलाके की वहाँ पर मौजूद हैं वो। मेरा नहीं ख्याल कि इस इलाके की कोई वहाँ पर है, वो सियाल होटल से। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम सलाम, मुल्तान से बात कर रहा हूँ, सुहेल। जी जनाब सुहेल साहब, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहबा से है कि मेरे बाल ना काफ़ी हद तक गिर रहे हैं और सफ़ेद भी हो चुके हैं, तो इनका कोई इलाज बता दें। ठीक है, अब अपनी एज भी बता दीजिएगा। ये तकरीबन 33 साल है। 33 साल एज है आपकी। ठीक है जनाब, आपका जवाब हम लेते हैं। महमूना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैब साहब से हम ज़रा बात करें, उनकी स्टोरीज़ को हम ज़रा कंप्लीट कर लें। ज़ैब साहब, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वो 23 सड़कें जिसका मैं बात कर रहा हूँ, 13 हैं या 23 हैं, वो आप बता रहे थे कि कहाँ पर मौजूद है। वो ये इन इलाके के, वो इन इलाकों का नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि मैंने उसको स्टडी नहीं किया, लेकिन ठीक है। इन इलाकों की वो चीज़ें जो हैं वो उसमें शामिल नहीं है। ठीक, वो इलाके जो हैं वो शहर के हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। उम्मीद है कि उस तरफ भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे उस चीज़ की इजाज़त दें। हमारे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उस हवाले से हमारे जो स्टडी सेंटर्स बनाए गए थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, बच्चों ने एडमिशन्स लिए थे, उनको गोस्ट कॉलेजेस करार दे दिया गया था। उसके बाद फिर गिलानी लॉ कॉलेज ने उनका मामला जो सिंडिकेट से अप्रूव होने के बाद वो मामला वहाँ पर पहुँचा। उन कॉलेज गिलानी लॉ कॉलेज की जानिब से स्टडी सेंटर बनाया गया और उन बच्चों से तकरीबन 1,10,000 रुपये तक फीसेस भी जो हैं वो ली गई, उससे ज़्यादा भी फीसेस ली गई। अब जब इम्तहानात की बारी आई है तो उनसे ये कह दिया गया कि आपके इम्तहानात जो हैं वो नहीं लिए जा सकते। तो ये सरासर एक ज़्यादती है और लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एहतजाज भी करें। मैंने जो सिंडिकेट मेंबर भी हैं अली हैदर गिलानी साहब, मैंने उनसे भी बात की,
लेकिन अभी तक उनकी जानिब से भी कोई जवाब जो है वो नहीं आ सका। तो इस वक्त अच्छा, जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो जिनका इसका ज़रा तफसीलन आगाह कीजिएगा कि कुछ अर्सा पहले कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटी में बच्चे दाखिला लेंगे सिर्फ उनके इम्तिहानात लिए जाएंगे क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से, तो उसके बाद उनका इम्तिहान लिया जाएगा। तो घोस्ट कॉलेजेस तो काफ़ी अर्सा पहले ख़त्म कर दिए गए थे। ख़त्म कर दिए गए थे ना, लेकिन उसी बुनियाद पर ही तो स्टडी सेंटर्स का क्या अमल में लाया गया था। ठीक है। स्टडी सेंटर क्यों बनाया गया था? स्टडी सेंटर इसीलिए बनाया गया था कि जो बच्चे इन कॉलेजेस में थे जिनको आप लोगों ने घोस्ट कॉलेजेस बताया, डिक्लेयर किया, उन्हीं बच्चों के लिए आपने स्टडी सेंटर्स बनाए। लेकिन जब वो बच्चों ने अपना वहाँ पर क्लासेस भी ली, फीसेस भी भरी, कुछ बच्चे साउथ पंजाब के दीगर इलाकों से, कोई डीजी खान से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, तो वो बच्चे वहाँ पर भी आए, उन्होंने क्लासेस भी ली, वहाँ पर अपने अटेंडेंस को भी पूरा किया, बाकी मामलात भी किए। लेकिन अब जब इम्तहानात की बारी आ रही है तो उनको रोल नंबर स्लिप्स भी नहीं दी जा रहे और ये कह दिया गया है कि घोस्ट कॉलेजेस के इम्तहानात जो है वो नहीं लिए जाएंगे। काफ़ी बड़ा उस मसला टाइम है। बताया जा रहा है जब आपने उनसे फीसेस भी ले ली और बच्चे ने क्लासेस भी ले ली हैं। इस पे बारे में तफसीलन बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लें पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी मैम। मेरा सवाल ये है कि मेरी 10 लड़की है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी गोरा पैदा हो, तो मुझे क्या खाना चाहिए ऐसा? अच्छा, मैं से बात करनी। चलें ये हमारा मैं सवाल जवाब ले लेता हूँ मैमूना साहिबा से। मैमूना साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक और आपका सवाल है कि बेबी गालिबन वो चाह रही हैं कि उनका गोरा पैदा हो तो उनको क्या खाना चाहिए। इस सवाल तफसील बात करते हैं। जी ज़ुहैब साहब, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जो गिलानी लॉ कॉलेज वाली से आप बात कर रहे थे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। ठीक है। उनके जो अब इम्तहानात भी जो है वो सर जी पे जी। हैं। उन्होंने अपने एग्जामिनेशन फीस भी दी हैं और बाकी मामलात भी के। लेकिन मेरे ख्याल में जो डायरेक्टर हैं स्टडी लॉ सेंटर्स की, उनको इसके ऊपर कुछ अपना मौक़िफ़ देना चाहिए और मसाइल को जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो कॉलर्स ने सवाल किए हैं मैमूना साहिबा से उनका तफसीलन जवाब लेते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ज़ुहैब साहब से बात कर रहे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे हमने बात की, इसी के साथ साथ हमने पॉलिटिक्स के ऊपर डिस्कशन की। तफसीलन मज़ीद भी जो इनकी स्टोरीज़ रहेगी उसके ऊपर बात करेंगे। ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैमूना साहिबा की तरफ चलते हैं। मैमूना साहिबा, कुछ दो सवाल हमारे मेरे उन्होंने किए हैं कॉलर्स ने। एक तो बाल गिर रहे हैं, जनाब हमारे साथ सोहेल साहब मौजूद थे जो कि जिनका ताल्लुक मुल्तान से था। 33 साल उनकी उम्र है, मेल हैं और उनके बाल गिर रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं कोई टोटका या कुछ चीज़ बता रहे हैं। अच्छा देखिए, इनसे पहले भी एक कॉलर आई, उन्होंने भी अपनी एज 30s के राउंड अबाउट बताई और इन्होंने भी अपनी एज 30s के राउंड अबाउट बताई। अब यहाँ पे ये चीज़ काबिल गौर है कि हमारी जो फिज़िकल ग्रोथ है और हमारी जो मेंटल ग्रोथ भी है वो 20-25 के राउंड अबाउट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद अगर हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते तो हमारी बॉडी तेज़ी से नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है। अब आप ये देखिए कि आफ्टर 30 हमारी ग्रोथ नहीं हो रही और हमारी बॉडी के प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाएंगे अगर हम एक्सरसाइज नहीं, डाइट के अलावा अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते। अच्छा, एक्सरसाइज करने में सिंपलेस्ट एक्सरसाइज वॉक है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक तो बेस्ट है, और अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता तो रात को सोने से पहले 15-20 मिनट भी एटलीस्ट आप वॉक करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो का इम्यून सिस्टम फिर बाय द स्लो डाउन होता जाता है। इसी तरह ज़ाहिर है कि जब हमारे बाल भी इसलिए वीक होने शुरू होते हैं कि ज़ाहिर है जब सर तक आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है तो ज़ाहिर है बाल वीक होने शुरू हो जाते हैं। तो आप दोनों कॉलर्स को अगर देखें ये 30+ हैं, सबसे पहले आपको अपनी डाइट इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसके बाद आजकल सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बालों पर, तो इसलिए इसको अवॉइड करें। सिंपल जो सादा तरीके, और सबसे सादा कोई और केमिकल वाली चीज़, आप सरसों का तेल यूज़ करें। अगर आप कोई बहुत महंगा ऑयल या मल्टीपल ऑयल्स यूज़ नहीं कर सकते तो बालों के लिए खैर सबसे बेस्ट सर्दियों में तो नारियल का तेल है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। लेकिन आम कॉमनली जो कि सस्ता भी अवेलेबल है वो सरसों का तेल है। नहाने से 2 घंटे पहले आप आलमंड ऑयल का भी कहा जाता है, कैस्टर ऑयल का भी कहा जाता है। इस पे तफसील बताइएगा कि इनको इस पे तफसील बात करते हैं। मैं कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी, मोहम्मद अरशद रावत मुजफ्फरगढ़ से। जी जनाब, सवाल कीजिएगा। मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, मेरे बच्चे की उम्र है 21 साल। ठीक, 21 साल। बाल गिर भी रहे हैं, हाँ जी गिर भी रहे हैं और जो है वाइट भी हो रहे हैं और गिर भी शिद्दत से रहे हैं। ठीक है, गिर रहे हैं वाइट रुक रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, जेनेटिकली ज़रा इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपके अपने बालों की क्या सूरत हाल है? मेरी भी यही हालत है, मेरा ये विरासत है उससे, लेकिन इसका अब तो ये नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है,
ठीक है। मैम बताइएगा, वो कह रहे हैं कि 21 साल एज है उनके बेटे की, और बाल गिर भी रहे हैं और सफ़ेद भी तेज़ी से हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़, आजकल के बच्चे सिर्फ जंक फूड खाते हैं, जी। ठीक है ना। ये आप बर्गर खा रहे हैं, शावरमा खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खास तौर पे खा रहे हैं, तो देखें ये उसमें डाइट में, अच्छा मैंने देखा है कि चीज़ें ही यही हैं, बच्चे घर में खाना खाना, रोटी खाना तो भूल ही गए हैं, मैम सब्जियां घर खाना में मैं अपने खुद ज़ाती तौर पर जानता हूँ जो कहते हैं कि हम घर के खाना पसंद ही नहीं करते, वो पसंद बाहर नहीं- खाते हैं। बाहर का खाते हैं। देखिए हमेशा ये कहा जाता है, और हम तो खैर पुराने ख्यालात के और पुराने दौर के लोग हैं, घर के खाने में बरकत है, जो कि घर की खातून के हाथ का पका हुआ, यानी कि मदर के हाथ का, यूजुअली मदर घर को होल्ड करती हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी तक मेरे वालिद कहते हैं कि हर काम अपनी मासी से कराएं, लेकिन खाना जो हांडी पकानी है वो घर की औरत को पकानी चाहिए। तो ये अगरचे वो बड़े प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं, लेकिन खाना है तो वो मैं भी अपने घर में खुद बनाती हूँ, क्योंकि जिस कॉन्शियसनेस के साथ, हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ आप अपने घर वालों के लिए खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, वो कोई और नहीं बना सकता। तो एक तो ये चीज़ है कि डाइट है, बच्चे ये जो जंक फूड है इससे भी तेज़ी से बाल गिरते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी, जो हर बंदा ये कह रहा है। बाकी गिरते हुए बालों के लिए कैस्टर ऑयल बेस्ट है। कैस्टर ऑयल को, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो फिर आप उसमें रोगने बादाम मिक्स कर लें, और अगर खुश्क है तो फिर आप उसमें नारियल का ऑयल मिक्स करके और हल्का हल्का स्कैल्प पर अच्छा लगाएं। मैम, इसमें एक बीमारी होती है एलोपेशिया, कालापन, अगर मैं उसको जी, ठीक जी। कह रहा हूँ, वो बालों के गिरने की बीमारी होती है। इसके लिए कोई अगर हम मेडिकेशन इस्तेमाल करते हैं या डॉक्टर के तरजीह करते हैं, वो बेहतर है? साथ अगर आप इसके इस्तेमाल करते रहे, तेल भी देखिए आप इस्तेमाल। अपनी नेचुरल चीज़ें अब ये है कि एलोपैथी चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दे गई है ओके, हेल्थ के ऊपर, ओके, तो ज़रा एलोपैथी की अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन ये हमारा सबसे ओल्ड मेथडोलॉजी, जिसको हम यूनानी मेडिसिन भी कहते हैं, आयुर्वेदिक का भी नाम जी। दिया जाता है और हिकमत का भी नाम दिया जाता है, तो ये स्लो एंड ग्रेजुअली अफेक्ट करती है। अगर आप दोनों चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, आप मल्टीविटामिन साथ जी। यूज़ कर लें और साथ हमारी हर्बल चीज़ों को भी, तो ज़रा डबल इफेक्ट। लेकिन अच्छा जी, जी। जी, कंप्लीट कीजिएगा, मैं फिर सवाल। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चे की डाइट को देखे कि बच्चा डाइट में सारा दिन क्या ले रहा है। ओके, ओके। अच्छा, दूसरी एक और बात, बच्चे सारा दिन मोबाइल पर अब गुजारते हैं, बच्चे एक्सरसाइज भी नहीं, एक्सरसाइज, यंग बच्चे एक्सरसाइज भी नहीं। एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है जिसका ना। फिर उनकी ग्रोथ में भी बड़ा ग्रोथ असर पर होता भी इफेक्ट है, मोटापा आना शुरू हो जी। जाता है। फिर ऑब्वियसली जब एक आप सारा दिन बैठे हैं, बॉडी आपकी हिलेगी नहीं, तो ब्लड सर्कुलेशन और ये सारी चीज़ें किस तरह से बेहतर होंगी। अच्छा मेमूना साहब, इसमें ये बताइएगा कि हम लोग जो बालों के साथ, जैसे आपने मर्द हजरात की बात की, तो मैं तो अपने उससे बता सकता हूँ ख़वातीन के बारे में, आप ज़रा बेहतर बता देंगी। हम लोग रिबाउंडिंग करवाते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनिंग है, फिर कुछ लोग चीप मेथड्स की तरफ जाते हैं जिसमें बाम लगवाना है, करली बालों को स्ट्रेट कराना है, स्ट्रेट बालों को कर्ली करवाना कर्ली है, करवाना। और हफ्ते के अंदर लोग करवा रहे होते हैं। इवेंट आ जाए तो डेली करवाया जा रहा होता है। और मेरे जैसे लोग जिनका मीडिया से ताल्लुक है, हम लोग तो डेली स्प्रेज लगवा रहे हैं, जेल लग रहे हैं बालों में। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है बालों की हेल्थ के ऊपर? अगर ये तवातुर से हो रहा हो, मुसलसल हो रहा हो, तो तब क्या इम्पैक्ट होता है? तब यही इम्पैक्ट आएगा कि अल्टीमेटली या आपके बाल रूखे हो जाएंगे, या गिरना शुरू कर देंगे, या ग्रे हेयर होने शुरू हो जाएंगे। वो तेज़ी से फिर आपके बाल रिएक्शन दिखाना शुरू कर देते हैं ठीक कि जी मीन्स कि हमारे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड इट लीड्स टू गंजपन एज वेल। आप गंजपन की नहीं, तरफ गंजपन ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हो सकता है। ठीक है। एलोपेशिया एक ऐसी चीज़ है, एक तो बालों का गिरना तो एक अलग चीज़ है, आपने एलोपेशिया का जिक्र किया कि एक स्पॉट्स की फॉर्म में बाल जो है ना एक जगह से पूरी जगह खाली हो जाती है। तो उसके लिए हम प्याज का पानी बेहतरीन जो है वो कंसिडर करते हैं। प्याज का तेल आप खुद बना लें, प्याज को उसमें जला लें, उसमें तेल में, और उस तेल को बिल्कुल ड्राई करके, यानी कि पानी को खुश्क करके प्याज के, बाज़ लोग उसमें सिर्फ प्याज के छिलके ले लेते हैं, बाज़ प्याज को भी ले लेते हैं, उसको आप लगाएं तो वो उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक बहुत ही अहम सवाल हम मिस कर रहे हैं, वो मैं चाहता हूँ कि ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर लें। एक खातून की कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं किस तरह की डाइट लूँ कि मेरा बेबी गोरा पैदा हो। एक तो ये बताइएगा कि इस तरह के सवालों को आप किस तरह डील करती हैं। दूसरा, हम अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट और इसमें से क्यों नहीं निकल पा रहे, क्यों हम चाहते हैं कि हमारा बेबी गोरा हो। बहरहाल एक मसला है जिसको डील करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए खूबसूरती, इसको इंस्टिंक्टिव बिहेवियर बेसिकली हम कहते हैं। खूबसूरत लगना, अच्छा लगना इंसान की इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। नाज़रीन, मैं तारुफ में मैम की एक चीज़ भूल गया हूँ, शी इज़ बेसिकली सोशियोलॉजिस्ट एज वेल, तो उसके पर्सपेक्टिव से भी लाजमी बताइएगा मैम। मैं बिल्कुल। देखिए सोसाइटी में हम देखें जी, रिश्ता देखने जाए तो हम कहते हैं जी लड़की गोरी हो, तो आजकल तो लड़कियां भी कहती हैं कि नहीं जी लड़का भी गोरा होना चाहिए। बिल्कुल। तो बहरहाल ये एक इंस्टिंक्टिव भी है, इंसान हुस्न परस्त है, अल्लाह ताला ने बनाया। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है कि अल्लाह ने किसी भी इंसान को जिस कलर के साथ पैदा किया है, उसकी पर्सनैलिटी उसी के साथ अच्छी लगती है।
हमने नेचुरली चेंज नहीं करना चाहिए, लेकिन अब इनका बेबी नहीं आया, एक तो हम दुआ करते हैं खैर खैरियत से, आमीन। अल्लाह ताला इनको औलाद एक नेमत है, अल्लाह ताला इनको नवाजे। अच्छा, इसमें दही और चीज़ जिसको हम पनीर कहते हैं, ठीक। चीज़ जो है वो ये 2 चीज़ें ये लें। और अब दही तो चूँकि सर्दियाँ ज़ाहिर है उसमें ज़रा अवॉइड करें, खुले मौसम में ये बेहतर तरीके से ले सकती हैं। चीज़ का इस्तेमाल, पनीर बहुत अच्छी चीज़ है, ये कलर को वाइटनेस की तरफ। बाकी तो हम चूँकि मुसलमान हैं, कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें तो ज़रूर अल्लाह ताला बेहतर करें। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। जी, जी। नाज़रीन, एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, सवाल कीजिएगा, पहले अपना तारुफ करा दीजिएगा। सर मेरा नाम मुमताज हुसैन। जी मुमताज़ साहब, सवाल कीजिएगा। सर मेरे ना सर के बाल सफेद हो रहे हैं। अच्छा, और अपनी एज बताइएगा जनाब। मेरी एज तकरीबन 40 साल। 42 साल, 42 ईयर्स आपकी एज है और आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। अभी होना शुरू हुए हैं, काफ़ी अरसे से हो रहे हैं? सर ये बड़े अरसे से हो रहे हैं। अच्छा, कितने अरसे से? तकरीबन 5-1 साल हो चुके हैं इसको होते हुए? तकरीबन ना 10-12 साल से ना सारे ठीक। बाल सफेद। ठीक है, 10-12 साल हो चुके हैं और बाल सफ़ेद हो रहे हैं। ये वही एज ब्रैकेट है जिसका मैम हाँ आप जी, जिक्र करी थी, 30s के वही, बाद हाँ, वाला। अब वो 40 के बाद। अच्छा, अब वो हर 10 साल के बाद हमारी लाइफ में एक बड़ा बिग चेंज एकदम बॉडी बताती है। 30 साल के बाद एक चेंज आता है, 40 के बाद बहुत तेज, 50 के बाद और तेज़ी से वो बॉडी बताती है कि जी आपने को अब कुछ ऐसी न्यूट्रिशियस चीज़ों की ज़रूरत है जो कि आप नहीं ले रहे। ठीक है। अच्छा, इसमें आंवला का आपने जिक्र किया था कि जी, निहार जी, मुंह बिल्कुल। खाना है, वो मैं पूछना चाह रहा था जी, कि वो जी। कैसे लेना है। दूसरा, दीगर कौन सी चीज़ें आपको डाइट में लाजमी तौर पर 30s के बाद तो ऐड कर देनी चाहिए? देखिए बेटे, पहले वही एक्सरसाइज मैं कहूँगी, हर बंदा वॉक क्लास में, अब उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जिम में कॉस्ट आ जाती है, तो सबसे लीस्ट कॉस्ट जिसमें कॉस्ट ही कोई नहीं, आप वॉक करें। ठीक। उसके बाद ये है कि आप फल, सब्जियां और गोश्त तीनों चीज़ें लें। अच्छा, मेरी सुबह हमारा नाश्ता सिंपल होता है, दोपहर को मैंने रखा हुआ है कि जी हमने सब्जी लाजमी लेनी है। मैम ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, कि जी। किस तरह आपने डाइटरी चेंजेस करनी है। करनी और है। दूसरा, आपने एक्सरसाइज की बात की, इस पर तफसीलन बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम मैमूना साहिबा से तफसीलन बात कर रहे थे और इन्होंने बड़ी अहम बात की कि हमें डाइटरी चेंजेस करने की ज़रूरत है। वो किस तरह की डाइटरी चेंजेस हैं, इसी के साथ साथ एक्सरसाइज पे मैम ने जोर दिया, तो इस पर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन ज़ुहैब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे ज़रा हम FBR और कस्टम्स की कुछ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। दूसरा, PM साहब की तरफ से ऐलानात कुछ किए गए हैं, उसकी तफसीलात क्या हैं, क्या उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी है। इस पर जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनका हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी नाज़रीन, गालिबन वो कॉल ड्रॉप हो चुकी है कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। दोबारा जैसे ही कनेक्ट होती है तो हम उनका सवाल हम ले लेते हैं। जनाब, PM की तरफ से कहा गया है, शहबाज शरीफ साहब ने एक्सपोर्टर हजरात को बुलाया, जितने भी सनतकार थे उनको बुलाया कि आपको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जाएगा, 4 रुपये टैरिफ में कमी की गई है। और ये बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। सनतकारों का एक बड़ा मसला था कि हम लोगों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता जा रही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो रही है। अच्छा देखिए, इंडस्ट्रियल इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू फेस कर रहे हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट है यानी कि एक्सपोर्ट है वो 60% टेक्सटाइल सेक्टर से बिल्कुल। है, और वही गुज़िश्ता 4 महीनों से जो है वो एक्सपोर्ट कम हो रही है। मतलब जब एक्सपोर्ट कम होगी तो इट्स मीन कि आपकी मईशत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो सनतकार जो टेक्सटाइल सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं वो इसी चीज़ का रोना रोते नज़र आ रहे हैं कि एक तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही है, उसके साथ जो शरह सूद है, जो मॉनेटरी पॉलिसी के इजलास हुए उनसे भी उन्होंने वो भी गालिबन स्टेबल रखा गया इस वक्त शरह सूद भी, वो भी मतलब कि उनको उन्होंने स्टेबल रखने का ऐलान किया है। तो यही सूरत हाल है कि वो कहते हैं कि जब रीजन में चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं, रीजन में कीमतें कम है, तो वाई इन पाकिस्तान। अच्छा, तो इसमें एक बात की गई थी, ज़ुहैब साहब इसकी तफसील में बताइएगा कि उन्होंने कहा था कि जो एक मखसूस अमाउंट रखने की ज़रूरत होती है बैंक, और उसके बाद फिर वो आपको लोन दे सकते हैं, तो वो अमाउंट कुछ कम की है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। देखिए, किसी एक चीज़ के कम होने से मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। हमें कलेक्टिवली चीज़ों को जो है वो सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो मुल्क के मरूफ सनतकारों को बुलाया, उनको एजाज़ी शील्ड्स भी दी और उनको बहुत सारे ऐलानात भी किए, लेकिन आई थिंक ये एक अच्छा स्टेप भी है, लेकिन इनके मसाइल हल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सनती बिजली का जो रेट है उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि उसको भी जो है वो कम किया जाएगा। तो यही चीज़ें, पावरलूम इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने तो ये भी तक का
कह दिया कि हम अपने अब लूमें भेज देंगे। तो जब अगर लूमें उन्होंने भेज दी तो इट्स मीन के एक जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कितने मजदूर जो है वो काम कर रहे हो, तो कितने मजदूर जो है वो बेरोजगार होंगे। और वैसे भी जो हम वो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी की बात करते हैं कि हमें एक विशियस साइकिल है जो हम कंजप्शन बेस इकोनॉमी चला रहे हैं उसको तोड़ना है और हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना है, उससे निकलने के लिए ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर्स के जितने भी मसाइल उनको हल किया जा सके। बिल्कुल, देखिए ना, सबको एक पेज पे बैठना होगा, गवर्नमेंट को भी बैठना होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बैठना होगा, उसके साथ साथ सनती लोगों को भी बैठना होगा, कलेक्टिवली चीज़ों को हल करना होगा, तब हम अपनी एक्सपोर्ट को जो है वो बढ़ा सकेंगे, हमने अपनी इंपोर्ट को कम करना है। तो मसला यही है कि हमने चीज़ों को जो है वो इंक्रीमेंट की जानिब लेके जाना है, मुल्क की मईशत को हमने बढ़ाना है, पहिया चलाना है हमने मईशत का, तो ना कि हमने इन चीज़ों को जो है वो कम करना है। हमने सनती तबके के मसाइल को हल करेंगे तभी हमारी इंडस्ट्री का जो पहिया है वो मेरे ख्याल में ग्रो। अच्छा जनाब, आप भी कवर कर रहे थे, हमने ज़ाती इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, तब आपने कहा था कि मैं तवक्को रख रहा हूँ कि इस दफ़ा स्टेट बैंक थोड़ा सा कम करेगा इंटरेस्ट रेट को, तो आपको क्या लगता है कि क्यों स्टेबल रखा गया? वो कह रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन उस तरह से नहीं कम हुई कि हम अगर क्योंकि एक दफ़ा दोबारा हम कम करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, तो इसके ऊपर आपकी अपना ज़ाती तज्ज़िया मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, इस पर मेरे ख्याल में कुछ पॉइंट 500 बेसिस कम किया गया, आई थिंक, ठीक है, मेरे इल्म में है, इस पर कम किया गया है। तो जिस दिन ये कम हो रहा था, मैं लाहौर से आए हुए थे कौंसल जनरल यूएस, तो मैं उनके साथ था, तो वो चीज़ों को उस एंगल से नहीं देख सका था मैं। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, हमने इनके मसाइल को हल करना है। तो साथ साथ इसी से जुड़ी एक और भी सनती तबके से वाबस्ता खबर ये भी है, और जो ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी साहब हैं जो कि मारूफ सनतकार हैं, साबिक सूबाई वज़ीर सनत तजारत भी रह चुके हैं निगरान सेटअप में, वो कल गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। आज उनका जो नमाज जनाजा 2 बजे बाहुद्दीन चक्रिया दरबार पर अदा किया जाएगा। तो एक बड़ी जो शख्सियात हैं वो आज उनकी आमद है। अभी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी पंजाब आए हुए थे मुल्तान, तो वो सिर्फ इनसे मिल के जो हैं वो गए हैं। तो कोई भी बड़ी शख्सियत आती थी, इवन के प्राइम मिनिस्टर साहब आते थे, इवन के सीएम साहिबा या कोई गवर्नर आता तो वो लाजमी ख्वाजा साहब से जो है मुलाकात करते थे। तो यही चीज़ें आज उनका नमाज जनाजा जो है वो 2 बजे अदा किया जाएगा। बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के फैसले हैं ये। अच्छा मैमुना साहिबा, डाइटरी चेंजेस के बारे में ज़रा बताइएगा, लास्ट हमारे पास 2 to 3 मिनट्स हैं। एक तो डाइटरी चेंजेस के तफसीलन बता दीजिएगा कि किस मैक्रो न्यूट्रिएंट पे हमने ध्यान रखना है, प्रोटीन, कार्ब्स या फैट के ऊपर। दूसरा वो जो आपने टोटके बताए थे अलसी के सीड और एलोवेरा वाला, और कुछ आप बता रही थी सरसों के तेल के इस्तेमाल के ऊपर, इस पर तफसीलन बता दीजिएगा। देखिए, सर्दियों में 2-4 चीज़ें वाइंड अप करते हुए हम बता देते हैं कि सर्दियों में नारियल का ऑयल बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी स्किन से मुराद वही आपकी स्कैल्प है, आपके जो सर के जो आपका स्किन है वो अगर चिकनी है, आपकी ऑयली है, तो फिर आपके लिए बादाम का ऑयल बेस्ट है। और सिंपल अगर आप कॉस्ट सेविंग की बात करें तो सिंपल सा सदियों से जो यूज़ हो रहा है वो सरसों का तेल है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप नारियल का ऑयल और बादामों का ऑयल मिक्स कर लें, और बालों पर लगाने के लिए जो कदीम नुस्खा इस्तेमाल होता है वो आंवला, रीठा और सिकाकाई की फलियाँ हैं। हमारी मदर भी इससे हमारे बाल धोती थी, उनको रात को भिगो देती थी, उनका पानी निकाल के, और एंड में जब शैम्पू कर लिए बाल, उनका पानी जो है वो बालों में डाल दिया और फिर 2 दिन बाद दोबारा उसको वॉश कर लिया। तो ये आंवला, रीठा और सिकाकाई की फल हमारे शैम्पू का भी ये मेन इंग्रेडिएंट है, वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, कि उसमें केमिकल्स तो होते ही हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा आप घर में अपना कोई हेयर पैक बनाना चाहते हैं तो उसमें यही है कि अलसी के बीजों को बॉईल कर लें, एक लेसदार से जो है वो मादा निकलेगा, एलोवेरा जेल को उसमें शामिल कर लें, हिबिस्कस के फूल बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, कैस्टर ऑयल आप कहते हैं गिरते हुए बालों के लिए कैस्टर ऑयल बेहतर है, लेकिन कैस्टर ऑयल को अकेले नहीं यूज़ करना, उसमें या बादाम का ऑयल यूज़ कर लें, साथ मिक्स कर लें थोड़ा सा, या नारियल का तेल जो है वो यूज़ कर लें। और उसके अलावा मेथी दाना और कलौंजी भी यूज़ होता है। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारी, इसमें फॉलिक एसिड भी है, इसमें विटामिन बी भी है, इन सब चीज़ों में कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये तमाम चीज़ें वाफर मिकदार में मौजूद हैं। अब वही बात ये कि आप सारी चीज़ें एट अ टाइम नहीं ख़रीद सकते, 1-2 चीज़ें ले लें, उसको अपने उसके साथ अपना ऑयल बना लें, तो आप देखेंगे कि आपकी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। फिर मैं कहूँगी नौजवान नस्ल हमारी जंक फूड पे पल रही है, जंक फूड ज़रूर यूज़ करें, बट उसका अपनी रूटीन का हिस्सा ना बनाएं, फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, रोटी भी खाएं, ठीक है,
और वंस अ वीक अपना टेस्ट को चेंज करने के लिए जंक फूड भी ले लें, अच्छा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें एक्सरसाइज का ज़रा बताइएगा कि कितने स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आप अपना हेल्दी रह सकें, और एज के हवाले से ज़रा बताइएगा कि 25 या 30 के बाद क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए आपको? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि सिंपलेस्ट एक्सरसाइज जो है वो तो आपकी वॉक है। वॉक वॉक है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिम आप ज़रूर जाएं आप, लेकिन ये कि बाजू का जैसे बाय द एज आफ्टर 40 हमें हड्डियों के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, हमें कमर दर्द का इशू हो जाता है, तो समटाइम्स आप जो है इन मशीन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो डेली अगर आप 15, ये जो सर्टिफाइड तरीके से कहा जाता है और हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि डेली आपके लिए 15 से 20 मिनट की वॉक काफ़ी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहती जाऊँ कि लोग यूँ करते हैं कि यकदम ख्याल आता है जी वॉक करनी है और 1 घंटे की वॉक कर ली और अगले 10 दिन आप बीमार बैठे। ये हरगिज़ ना करें। नहीं करना, अपनी सेहत हाँ। का ख्याल रखना है, अपनी सेहत आपके हाथ हाँ, में, स्लो और एंड ग्रेजुअली उसके ऊपर स्लो अमल एंड करना है। ग्रेजुअल। थैंक यू सो मच मैम, प्रोग्राम में बहुत तशरीफ लाई, और शुक्रिया। बहुत ही अहम टॉपिक पर आज हमने जी, डिस्कशन की। जी। उम्मीद करते हैं कि लोगों के जितने मसाइल थे उसको हम हल करने में कामयाब हुए होंगे। ज़ैब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और ये जो सनतकारों का मसला है इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर आपने जो लॉ के स्टूडेंट्स के हवाले से बात की है, उम्मीद करते हैं कि उनका मसला जल्द से जल्द हल होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद एक नए टॉपिक, कुछ नए मेहमानों के साथ। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे बालों की हेल्थ के हवाले से कि क्यों आजकल हम ये मसला हमें आ रहा है, हमारी यंग जनरेशन तक में भी बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बाल गिरना शुरू हो गए हैं। इस पर हमने तफसीलन बात की। हमारे साथ मैमूना अमीन साहिबा मौजूद थी। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थे ज़ुबैर बुखारी साहब, जो कि हमें कस्टम्स, FBR और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं इसके हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आज उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपको पसंद आया होगा। ब्रेक के बाद हमने जिस हवाले से बात करनी है, हमने कैंसर के हवाले से बात करनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में कैंसर का मर्ज़ बढ़ रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं, उनका इलाज भी किया जाता है। पाकिस्तान में भी इस तरह की फैसिलिटीज़ अब मौजूद हैं, जिसमें बड़े मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो कि इस मर्ज़ का इलाज करते हैं। आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर अर्ली स्टेजेस पे इसको डिटेक्ट कर लिया जाए तो क्या इसका इलाज मुमकिन है। इस हवाले से हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में जो बड़े मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं मुल्तान के, उनको मदऊ करें और उनकी कीमती राय आप तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, इस हवाले पे जाने से पहले हमारे साथ अहमर खान साहब मौजूद हैं जो कि हमें वेदर के हवाले से आगाह करेंगे। जी अहमर, क्या सूरत हाल है वेदर की? बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में आज दिन भर जो मौसम है बादलों और सूरज के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 12 बजे के बाद जब सूरज जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर देगा तो शहरियों को शदीद गर्मी का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है। लेकिन शाम के औकात में और रात के औकात में जैसे ही तेज़ ठंडी हवाएँ चलेंगी तो मौसम जो है वो कदरे बेहतर हो जाएगा और साथ साथ जो है वो सर्दी का सामना जो है वो भी करना पड़ सकता है। रातें जो है वो ठंडी हैं, सुबह के औकात जो है वो भी ठंडे, लेकिन जैसे सूरज निकलता है तो ठंड की शिद्दत जो है वो कम हो जाती है। इसी वजह से महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो आज दिन भर दर्जा हरारत जो है वो कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 तक जाने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया है। अवामी नमी के तनासुब की बात करें तो अवामी नमी का तनासुब जो है 87% जो है वो देखा गया है। साथ साथ महकमे मौसमियात का ये भी कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में मौसम जो है वो यकसन तौर पर रहेगा, किसी किस्म का बारिश का कोई इम्कान जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया। खुश्क और जो है वो मामूली सर्द रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया और साथ साथ ये भी कहा गया है कि शहरी जो हैं वो एहतियाती तदबीर पर अमल करें ताकि सर्दी से पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। और ख़ुसूसी तौर पर तिबी माहिरीन का भी ये कहना है कि बुज़ुर्गों और बच्चों का ख़ास ख्याल रखें ताकि जो मौसम की तब्दीली के बायस जो है वो पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं उनसे बचा जा सके। जी, से बचा जा सके। अहमर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त वेदर की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह अहमद बता रहे थे कि कुछ वेदर तब्दील हो रहा है तो तिबी माहिरीन की तरफ से आपको जितने भी तजावीज़ दी जा रही हैं उसके ऊपर लाजमी अमल करें ताकि आप अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शकील भी मौजूद हैं जो कि हमें मार्केट के रेट से आगाह करेंगे। जी शकील, आगाह कीजिएगा जी, इस वक्त क्या सूरत हाल है मार्केट की? जी तिहामा, मुल्तान में इस वक्त खुशाख्ता महंगाई का अरूज जो है, क्योंकि सब्जी और फल की सरकारी रेट्स जो जारी होती है उस पर अमल दरामद जीरो है, जबकि मार्केट में अपने ही नर्ख जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इस वक्त हम बात करें सब्जियों में जो आलू है 18, मूली और शलजम 22 मुकर्रर किए गए, जबकि ये तीनों सब्जियां मार्केट में 30 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही हैं। 8 रुपए से 12 रुपए तक जो है वो ज्यादा वसूल किए जा रहे हैं। इसकी जानब जो पालक है 35, बैंगन 58 और प्याज 54 रुपए सरकारी रेट है। और इनकी जो मार्केट की कीमत की बात करें तो पालक 40 और बैंगन और प्याज
₹70 फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह जो दीगर सब्जियां हैं जिसमें टमाटर ₹70 कीमत है, मार्केट में 90 फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च ₹74 सरकारी कीमत है, मार्केट में 150 में फरोख्त हो रही है। इसी तरह जो चाइना लहसन है 460 सरकारी कीमत और मार्केट में 500 में फरोख्त हो रहा है। अदरक 282 सरकारी कीमत और मार्केट में ये 350 में फरोख्त हो रहा है। एक बड़ा फर्क जो है वो तमाम सब्जियों के सरकारी और मार्केट की कीमतों में मौजूद है, जिसका जो अदायगी है, जो बोझ है, वो एक आम शहरी को करना पड़ रही है। इसी तरह फलों की बात करें तो फलों में भी यही सूरत हाल है, जिसमें अमरूद ₹80 उसकी सरकारी कीमत है और मार्केट में 120 तक फरोख्त हो रहा है। अनार 535 सरकारी कीमत है, 600 मार्केट में फरोख्त हो रहा है। स्ट्रॉबेरी 728 सरकारी कीमत और मार्केट में ₹1200 फरोख्त हो रही है। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर नाजायज मुनाफाखोरी जो है वो हो रही है यहाँ पे। इसी तरह बेर ₹80 सरकारी कीमत, मार्केट में 200। सेब 360 सरकारी कीमत, मार्केट में 400 में फरोख्त हो रहा है। किन्नू और जो केले हैं उनकी कीमत 120 से लेकर ₹140 तक मुकर्रर की गई है। जबकि इसके साथ अंडे की बात करें ₹330 फार्मी अंडा फी दर्जन में फरोख्त होता रहा आज से 2 हफ्ते पहले। इसकी कीमत में कुछ कमी हुई है, ₹300 फी दर्जन फरोख्त होने लगा। जबकि चिकन की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहता है। आज चिकन ₹461 किलो मुकर्रर किया गया है। आम आवाम का इंतजामिया से यही मुतालबा है कि वो सब्जियां फल जिनकी सरकारी कीमत बहुत कम है उन पर अमल दरामद करवाएं, ताकि आम शहरी कम कीमत पर अशिया ख़ुरनोश खरीद सके। लेकिन इस वक्त खुदसाख्ता महंगाई ने आम शहरी के लिए सब्जियों और फलों की खरीदारी जेब पर काफ़ी भारी बनाई हुई है। जी, बहुत शुक्रिया शकील, आपने तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। नाज़रीन, जिस तरह शकील बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आता है जो सरकारी निर्ख हैं उसमें और जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स में, उसमें बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फिल करने की ज़रूरत है ताकि एक्चुअल रेट्स पे लोगों को चीज़ें मिल सकें, और इसमें बहुत बड़ा किरदार ये जो पीरा फोर्स बनाई गई है उसका है। इसी के साथ साथ जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको ज़रा फ़ाल होने की ज़रूरत है, बड़ा स्ट्रिंजेंटली रूल्स को फॉलो कराने की ज़रूरत है, ताकि ये जो हमें महंगाई नज़र आ रही है, खुद साख्ता महंगाई नज़र आ रही है, उसका कला कमा किया जा सके। नाज़रीन, जिस तरह मैंने अपने इब्तदाइया में बात की कि आज हमने कैंसर के हवाले से बात करनी है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, इस पर तफसील बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ मोइन साहब, जो कि बड़े मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट किया। नाज़रीन, इन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिदा सरदार साहिबा, जो कि बड़ी मारूफ ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनको भी आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है, इनसे इनकी कीमती राय लेंगे और वो आप तक पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। आपसे ही आगाज़ करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड कैंसर डे। क्या मकसद है इस डे को मनाने का? पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी आज 4 फरवरी का दिन जो है वो वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है। इसको मनाने का मकसद जो है वो हमारी जो आवाम है उसमें यह आगाही पहुंचाना होता है कि कैंसर जो है वो उससे घबराना नहीं है, और कैंसर से कल के साथ जो एसोसिएटेड स्टिग्मास हैं उससे भी नहीं घबराना, और जल्द से जल्द तशख़ीस पे तवज्जो देनी है, और इसी जल्द तशख़ीस की वजह से ही हम इस बीमारी पे काबू पाने में कामयाब हो सकते हैं। सो इस दिन का मनाने का मकसद जो है वो अवेयरनेस है जनरल पब्लिक में, और तमाम लोगों में ये बताना कि जी ये बीमारी जो है वो काबिल इलाज है, और होप जो है वो देना सब में कि ये बीमारी जो है वो हम इससे लड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मुझे टाइप्स ऑफ कैंसर्स के बारे में बता दीजिएगा, जो जनरली ब्रॉडली जो हमारी टाइप्स हैं। देन आपने काबिल इलाज की बात की, क्या मखसूस स्टेज पे अगर इसका डायग्नोसिस हो जाता है तब ये काबिल इलाज है, और अगर स्टेज 5 पे, स्टेज 4 पे इसका आपको पता चलता है तब इसका इलाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ऐसा ही है कि कैंसर जितनी जल्दी इसकी तशख़ीस हो जाएगी उतने ही क्योर होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं स्टेज 1 या स्टेज 2 में, तो इसमें क्योर रेट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये जो अर्ली डिटेक्शन वाली बात है, इसमें ही हमारी जो सोसाइटी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में यहीं पर हम लैक करते हैं कि अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। अवेयरनेस की कमी की वजह से लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है, या सोशो इकनॉमिक स्टेटस इस तरह का है कि हमारे लोगों का कि पेशेंट जो है वो देर से रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स के पास, और वो इग्नोर करते हैं सिम्टम्स को। और कैंसर का ये है कि कैंसर के सिम्टम्स जो इब्तदाई स्टेज में जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो इतने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देते पेशेंट, क्योंकि पेन नहीं हो रही होती मे भी शायद।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब कैंसर ग्रो कर जाता है और जब स्टेज एडवांस हो जाती है तब पेशेंट को पेन भी हो रही होती है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास रिपोर्ट करता है। इसी के साथ इस स्टेज में फिर हमारे लिए उसको ट्रीट करना 100% क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं होता। इसी के साथ एक लिंक्ड इशू है जिसको हम ओवर द काउंटर मेडिसिन का कहते हैं, सेल्फ मेडिकेशन का इशू है, जिसमें लोगों को शुरू में जो भी अर्ली सिम्टम्स आ रहे होंगे या तो वो पेन किलर्स के थ्रू उसका इलाज करने की कोशिश करेंगे या सेल्फ मेडिकेशन करेंगे, फार्मासिस्ट के पास जाएंगे। तो कितना किरदार है उस चीज़ को ख़त्म करने में, ताकि जैसे ही आपको कोई इस तरह का मसाइल हो तो जीपी के पास जाएं फ़ौरन, ताकि वो आगे आपको रेफर कर सकें? सेल्फ मेडिकेशन की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर इवन कैंसर डायग्नोस हो भी जाता है तो भी हमारे पेशेंट जो हैं वो डिनाइल में रहते हैं और वो ज़्यादातर जो है वो रिलाय करते हैं हकीम के इलाज में या कोई क्रैक्स वगैरह के, बिल्कुल। और इसके अलावा ये दम दरूद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी पॉपुलेशन में। तो पेशेंट्स जो हैं वो इवन डायग्नोसिस के बाद भी सेल्फ मेडिकेशन और अल्टरनेटिव मेडिकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। मे भी शायद उनके जहन में ये भी मिथ्स होती हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत कॉस्टली है और ट्रीटमेंट जो है उसके भी अगेन अपने बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को लेके जो पेशेंट हैं हमारे वो बहुत स्केप्टिकल होते हैं और एक तो वो इवन डायग्नोस करवाने के बाद भी पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन और अल्टरनेटिव मेडिकेशन पे जाते हैं। तो ये अवेयरनेस से ही हम इनमें पेशेंट में, जनरल पॉपुलेशन में ये चीज़ जो है उनको बता सकते हैं कि ये बीमारी काबिल इलाज है और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हर तरह की ट्रीटमेंट हमारे पास मीनार कैंसर हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डॉक्टर आरिफ साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह मैम फैसिलिटीज़ की बात कर रही हैं, दैन देयर आर मिथ्स एसोसिएटेड विद द कैंसर एज वेल, जिसमें हम मूवीज़ में देखते हैं कि गंज पर आ रहा है, जैसे ही कीमोथेरेपी स्टार्ट की जाएगी, इधर एसोसिएटेड चीज़ें हैं ना जिसके ऊपर हमें इन डेप्थ चीज़ों का पता नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह का, अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 पे डिटेक्ट हो गया है कैंसर तो किस तरह इलाज किया जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि हमारे माशरे में काफ़ी ज़्यादा मिथ्स हैं कैंसर ट्रीटमेंट से रिलेटेड ना। तो पहली बात ये कि अगर कैंसर को हम अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर लें तो कीमोथेरेपी में बहुत सारी जगहों पे कीमोथेरेपी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। सिर्फ सर्जरी से ही काम हो जाएगा पूरा, ठीक है। आपको फर्दर कीमोथेरेपी या रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मैडम कह रही थी, तो आप अर्ली डिटेक्शन पे अगर हमारा फोकस हो, अगर हम कैंसर को फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे डायग्नोज कर लें तो बहुत सारे जो हार्मफुल इफेक्ट हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएटेड है उससे बचा जा सकता है, ठीक है। इवन इन केस अगर हम अर्ली डिटेक्शन नहीं होती, पेशेंट लेट आता है, तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, शॉर्ट टर्म्स होते हैं। जैसे बाल का गिरना, सबसे ज़्यादा मरीज इससे परेशान होता है कि जी हमारे बाल गिर जाएंगे, ठीक है। बाल ज़रूर गिरते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, लेकिन जैसे कीमोथेरेपी ख़त्म होती है उसके बाद वापस आना शुरू हो जाता है, परमानेंट हेयर लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह वॉमिटिंग जो है कीमोथेरेपी के साथ ज़्यादा कॉमन है, लेकिन वो भी कुछ 2-3 दिन रहती है, उसके बाद वो भी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कोई ऐसे नहीं है जो कि बहुत लॉन्ग टर्म हो, वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट होती है, वो टाइम थोड़ा मुश्किल होता है मरीज़ के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि जानलेवा बीमारी से जब आप लड़ होते हैं तो कुछ ना कुछ कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं आपको, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि वो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अब मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान में किस तरह से बढ़ रहे हैं कैंसर, कौन सा कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी ज़रा अगर स्टैट्स आपके पास मौजूद हो तो प्लीज़ बताइएगा। क्या हम लोग एक मिथ समझते हैं कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसका हम स्पाइक देख रहे हैं कैंसर केसेस में, बाकी ऐसा ही है? देखिए, कैंसर तो सारी दुनिया में ही रिलेटिवली जो है पहले के मुकाबले में ज़्यादा डायग्नोज हो रहे हैं। उसकी काफ़ी सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि पहले हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं थी, तो बहुत सारे केसेस जो डायग्नोज ही नहीं होते थे, ठीक है। पहले हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। आज से 20 साल पहले पूरे मुल्तान शहर में सिर्फ एक सीटी स्कैनर होता था, आज कम से कम भी 50-60 होंगे। तो जब फैसिलिटीज़ होती हैं तो चीज़ें डिटेक्ट भी हो जाती हैं, फिर उसको हाईलाइट भी हो जाती हैं। पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें शायद होती थी, लेकिन इनकी तशख़ीस नहीं होती थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इस तरह से चेंज हुआ है कि उसकी वजह से कैंसर की इंसिडेंस थोड़ी बढ़ गई है पहले के मुकाबले में, ठीक है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये है कि हम पहले ज़माने में हम सादा चीज़ें खाते थे, आजकल हमारे यहाँ प्रोसेस फूड जो है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है, वो भी एक सिग्निफिकेंट कॉज है कैंसर का। इसके अलावा जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, जैसे स्मोकिंग है, ठीक है, शराब नोशी है, या पान, छालिया, गुटखा, इस तरह की चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑलमोस्ट 30 to 40% कैंसर्स ऐसे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं अगर आप अपनी आदत बेहतर कर लें। स्मोकिंग को हम अगर अपनी लाइफ से निकाल दें, हम इस तरह की दूसरी जैसे नस्वार है, बीड़ा है, पान है, छालिया है,
इस तरह की चीज़ें से अगर हम बचें तो ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैंसर जो है उससे आप बच सकते अच्छा, हैं। मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह आपने इन सारी चीज़ों की बात की, डज इट लीड टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैंसर? अगर हम खाना गलत खा रहे हैं तो कोलन कैंसर की तरफ लीड करेगा, अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें देन इट लीड्स टू माउथ कैंसर। इस पे तफसील में बात करते हैं, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम कैंसर के हवाले से तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर आरिफ से ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम लोग इन सारे कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल चेंजेस हमें करने की ज़रूरत है। अर्ली सिम्टम्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आएँ तो फ़ौरन आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, और वो चेन क्या है डॉक्टर्स की, पहले कहाँ पर जाना है, GP के पास जाना है या डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना है? जनाब 3-4 सवाल हैं, इसके ज़रा तफसीलन जवाब दीजिएगा। आप बात कर रहे थे स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर की, अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या हर कैंसर के एक ही तरह के सिम्टम्स हैं जिसके डिटेक्शन के बाद आपने डॉक्टर के पास जाना है? कौन से डॉक्टर के पास जाना है? पहला कदम आपने क्या उठाना है? लेकिन हर कैंसर के एक जैसे सिम्टम्स नहीं होते। ओके, डिफरेंट कैंसर्स के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। तो लेकिन एक जनरल सी चीज़ें हैं, जैसे अगर जिस्म पे कोई आपको गिल्टी या स्वेलिंग नज़र आ रही है तो उसको इग्नोर ना करें। ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर ब्रेस्ट में कोई भी उनको गिल्टी नज़र आ रही है तो उसको ज़रूर पहले आप या तो अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाएं या फिर आप जनरल सर्जन के पास जाएं, उससे वो वहाँ एग्जामिनेशन करवाएं। उसके बाद जो टेस्ट होते हैं ज़रूरी वो ख़ुद कर लेंगे, और उसके बाद अगर सर्जन या जनरल प्रैक्टिशनर वो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करता है तो डायरेक्ट ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह जैसे ओरल कैविटी, माउथ का कैंसर है, ठीक है, उसके अंदर मुंह में अगर कोई ऐसा अल्सर है जो कि हील नहीं हो रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से चल रहा है तो उसको ज़रूर, उसके लिए फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उनको दिखाएंगे, वो उसको फर्दर आपको आगे गाइड करेंगे। इसी तरह अगर आपको परसिस्टेंट कफ है, यानी कि खांसी ख़त्म नहीं हो रही और स्मोकर भी हैं आप, तो उसमें लंग कैंसर के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आप पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको एग्जामिन करेंगे, और ये सारी चीज़ें आप जनरल प्रैक्टिशनर के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी सी बातें थी जो कि इसमें आपने अभी लंग्स के हवाले से बात की। इसमें आजकल एक और डिजीज़ वायरल हुई हुई है, ई कॉली, जो कि वेपिंग के साथ एसोसिएटेड है। इसमें ज़रा बताइएगा कि स्मोकिंग के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम वेपिंग कर रहे हैं, उसमें कैंसरस कार्सिनोजेनिक मटेरियल उस तरह बर्न नहीं कर रहे तो देन इट डज़ नॉट लीड टू कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हमारे यूथ में बहुत ज़्यादा वायरल है, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, स्कूल समझा जाता है, इस पर ज़रा बताइएगा। देखिए, स्मोकिंग और कैंसर का जो एसोसिएशन है वो तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, बिल्कुल। वो लंग्स कैंसर से लेके ओरल कैविटी, माउथ, इवन ब्लैडर के कैंसर तक बहुत सारे कैंसर हैं उससे एसोसिएटेड। जो वेपिंग है ये रिलेटिवली नई चीज़ है। ठीक है, अभी तक कोई इस्टेब्लिश रोल नहीं है कैंसर का इसके साथ, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि डाटा आ जाए, लेकिन इस वक्त हमारे पास कोई अभी कंफर्म डाटा नहीं है। ठीक है, लेकिन वेपिंग के साथ दूसरी चीज़ें एसोसिएटेड है। ठीक है, लंग के और बहुत सारे डिजीजेस हैं जो कि वेपिंग के साथ बिल्कुल ऐसा है। तो वेपिंग भी सेफ नहीं है, वो आपको डिफरेंट डिजीजेस लंग की कॉज करती है। कैंसर के साथ अभी डेफिनेट एसोसिएशन उसकी एस्टेब्लिश नहीं है। ओके, रिता साहिबा, आपसे जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान में किस कैंसर की शरह ज़्यादा बढ़ रही है? आपको किस तरह के मरीज़ ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं? देखिए, अगर आप ख़वातीन में बात करें तो ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। और अगर हम मेल्स की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो पूरी दुनिया में तो लंग कैंसर बहुत कॉमन होता है मेल्स में, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मुंह, नाक, कान, गले का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के हवाले से हम पूरा अक्टूबर का महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मनाते हैं। उसमें हम जनरल सारी ख़वातीन को इसके मुतालिक मुकम्मल आगाही, सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन, हाउ टू कॉन्टेक्ट GP, कब करना है, कब खुद एग्ज़ामिनेशन करना है, और कौन से साइन सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि अलार्मिंग हैं, वो बताते रहते हैं। और वो पूरा अक्टूबर का महीना एक कंप्लीट हमने डेडिकेटेड जो है वो ब्रेस्ट कैंसर को दिया हुआ है। मेल्स की बात आ जाती है, हेड एंड नेक कैंसर के जो कॉजेज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले ही बताया कि पान, नस्वार, गुटखा, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुंह का कैंसर और हेड एंड नेक कैंसर की कॉजेज़ हो सकती हैं।
तो हम ये इन सारी चीज़ों से बच के जो है वो नाक कान गले वाले और मुंह का जो कैंसर है उससे बच सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक एस्टेब्लिश रोल जो है वो स्मोकिंग का है विद दिस, और इसी तरह पान, नस्वार, गुटखा, छालिया का भी एस्टेब्लिश रोल है टंग और ओरल कैविटी के कैंसर्स के साथ। मैं चाहूँगा मैम ज़रा हमारा जो आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इसका कितना रोल है आपके जो कैंसर्स में हो रहा है? काउच पोटैटोस बन चुके हैं, नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं पूरा दिन, हम बाहर नहीं जाना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम कैंसर की कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं ना, तो ओनली 10% कैंसर्स ऐसे हैं जो हेरिडिटरी कॉजेज़ की वजह से होते हैं या मोस्टली होते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर 80 to 90% जो इसके कॉजेज़ में हमारा अपना अमल दखल, हमारे इन्वायरमेंट का अमल दखल, हमारे अपनी पर्सनल चॉइसेस और लाइफस्टाइल का अमल दखल होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे पोल्यूशन हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स, ये जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हम अपने खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। जो हमारे पर्सनल, जैसे आप कह रहे हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये हमारी पर्सनल चॉइसेस हैं। इसमें हमारा वेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। वेट तो खैर हर ओबेसिटी जो है वो हर तरह की बीमारियों को लीड करती है, स्पेशली कैंसर के साथ भी इसका डायरेक्ट जो है वो एसोसिएशन है। और ओबेसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल से है और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है। और दूसरा, हमने बहुत ज़्यादा सोशल स्टेटस बन चुका है कि बाहर जाके हमने खाना खाना है, होटलिंग करनी है, जंक फूड जो है वो हमारे लिए जो है वो नागुज़ीर हो गया है। रात को 12 बजे तो मैम एक आना है ऑर्डर लाजमी तौर पर। बिल्कुल ऐसा ही है। वाले साहब से डांट भी खानी है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हमारी नेचर से दूर होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितना हम नेचर के करीब होंगे, जितना हम नेचर के साथ होंगे, जैसे हम अपनी नींद पूरी करेंगे, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूट करती हैं हमारी पॉजिटिव लाइफस्टाइल में, और फिर वो कैंसर से प्रिवेंशन में भी बहुत हद तक मदद करती हैं। एज का ज़रा बताइएगा कि ज़्यादातर किन अफराद को ज़्यादा चांसेस होते हैं? आजकल हम ये सुन रहे हैं कि यूथ में भी कैंसर। जी बिल्कुल, जो हेरिडिटरी कैंसर्स हैं, जो मोर्सी कैंसर हैं, वो अर्ली एज में भी प्रेजेंट करते हैं। वैसे बढ़ती उम्र के साथ हर इंडिविजुअल में ये चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी किस्म का, ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर बल्कि किसी भी किस्म का कैंसर जो है वो डेवलप हो सकता है। जैसे मैंने आपको अगेन बताया कि सिर्फ ऐसे चांसेस जो हैं हेरिडिटरी कैंसर्स के जो रेशो है वो बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो हमारी चॉइसेस और हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी टाइम तक हम उसको अडेप्ट किए रखते हैं, और उसके बाद फिर इट लीड्स टू कैंसर डेवलपमेंट इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। मैं चाहूँगा कि जनरल गाइडलाइंस जैसे सर ने बताए सिम्टम्स के हवाले से, आप ज़रा लाइफस्टाइल को चेंज करने में उसके हवाले से गाइडलाइंस दे दें, जो WHO के हवाले से WHO भी देता हो, और हमारे जो क्लाइमेट को देखते हुए, हमारा लाइफस्टाइल देखते हुए भी कुछ जो आप अपने तजर्बे से भी कुछ चीज़ें ऐड कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा। ये बैलेंस्ड डाइट जो है उस पर हमें एम्फेसाइज करना, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि हमने बैलेंस डाइट लेनी है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ को छोड़ देना हल नहीं होता। एक बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का जो प्रोपोर्शन है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में हो। और दूसरा, हम अपनी कैलोरीज़ को काउंट करें कि हम कितनी कैलोरीज़ डेली इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। और साथ उसको बर्न करने के लिए और अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी पे भी बहुत तवज्जो दें, क्योंकि कैंसर को हम किस तरह से बॉडी के अंदर ख़त्म कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ, और एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स से हमें मिलते हैं। तो नेचर के करीब हमें जाना होगा कैंसर को से बचने के लिए। नींद पूरी करें, जल्दी सोएं, जल्दी जागें, रात को ज़्यादा ना खाएं। मैं क्वेश्चन एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारी, जिसमें हमें उसके हवाले से अपनी ज़िंदगी को गुजारनी होती है, उसके ऊपर ज़रा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। लोग कहते हैं कि मैं 8 घंटे की अपनी नींद तो पूरी कर रहा हूँ, मैं बेशक रात को काम करूँ या दिन को काम करूँ, मेरी प्रोडक्टिविटी ज़रा रात को ज़्यादा होती है। नहीं, जो रात की नींद है उसमें एक जो बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ का अमल हो रहा होता है, उसकी जो रिकंस्ट्रक्शन है वो हमारी रात के टाइम में होती है, रात की नींद के डीप स्लीप में जाके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात की जो नींद है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और स्ट्रेस फ्री लाइफ। आजकल हमारी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़, हम पैसे कमाने की दौड़ में लगे हुए हैं या हम आगे बढ़ने की दौड़ में लगे हुए हैं, और इसकी वजह से जो सुकून नहीं है हमारी ज़िंदगियों में, और ये सारी चीज़ें स्ट्रेस, एंजाइटी, ये भी, इसका भी मेरी पर्सनल, जो मैं अपने इर्द गिर्द अपने पेशेंट्स को देखती हूँ, इसका बहुत गहरा ताल्लुक है कैंसर डेवलपमेंट से। अच्छा मैम, इसमें अभी आपने बॉडी मास इंडेक्स की भी बात की, पहले जो हम बात कर रहे थे लाइफस्टाइल चेंजेस के हवाले से, उसमें बीएमआई का बहुत रोल है। अच्छा, इसमें जो कैलकुलेटर्स हमें ऑनलाइन मिल जाते हैं, अब उसके ऊपर इत्तेफाक किया जा सकता है? और वेरी करते हैं, जैसे बीएमआई जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं होता कि एक इंडिविजुअल में जो हेल्दी वेट है दूसरे इंडिविजुअल में वो हेल्दी ही हो। आपकी हाइट, वेट, बाकी सारी चीज़ें, आपके जेनेटिक्स और चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। बस ये चीज़ आपने देखनी है कि आपने एक एक्टिविटी की जो एक आदत है ना, हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा आपने अपने लिए निकालना है फॉर फिजिकल एक्टिविटी। चाहे वो ब्रिस्क वॉक, बिल्कुल वो ब्रिस्क वॉक भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बहुत विगरस एक्सरसाइजेज ही करनी है या जिम ज्वाइन करना है, फैंसी जिम और ये चीज़ें करनी है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हफ्ते में 5 दिन आधा घंटा आपने अपने लिए निकाला है और उसमें आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं। लाजमी तौर पर इन गाइडलाइंस को अमल करने की ज़रूरत है ताकि हम कैंसर जैसे मर्ज से बच सकें। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मज़ीद भी, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये मर्ज हो जाता है तो उसकी तशख़ीस किस तरह की होती है और इलाज किस तरह किया जाता है, इस पर तफसील में बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जनरल गाइडलाइंस के ऊपर, और जिस तरह मैम ने बताया कि इन सारी चीज़ों पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर आजकल के माहौल में। अब ज़रा तशख़ीस की तरफ चले जाते हैं और डायग्नोसिस का ज़रा प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। लोगों के अंदर बड़े मिथ्स होते हैं कि किस तरह बायोप्सी की जाएगी, कोई पेन तो नहीं होगा हमें, इस वाले तफसील जान लेते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, ये बताइएगा कि क्या पहला स्टेप क्या है? GP ने कह दिया है कि आपके अंदर अंदेशा है कि आपको कैंसर हो सकता है, अब वो आपके पास आ गए ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, नाउ व्हाट यू विल डू? देखिए, बायोप्सी जो है वो फर्स्ट स्टेप होती है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए। ठीक है, बायोप्सी क्या है, इसको जरा तफसील बायोप्सी इन लेमैन टर्म समझाइएगा। बायोप्सी जो है, जो भी आपके कैंसर की जो गिल्टी, रसोली, जिसको भी आप आम ज़बान में उर्दू में हम कहते हैं, उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है। उसको निकाल के उसका लेबॉर्ट्री में मुआयना होता है ताकि उसमें देखा जा सके वो कैंसरस है या नहीं है। ठीक है, तो बायोप्सी के मुख्तलिफ तरीके हैं। जो सबसे कॉमन तरीका है, जो तकरीबन 90% पेशेंट्स में हम वही यूज़ करते हैं, वो निडल बायोप्सीज़ का तरीका है। ठीक है, उसके अंदर एक थोड़ी मोटी सुई होती है, वो उसके अंदर डाल के और उसके अंदर से कैंसर का कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है। ठीक है, फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं। तो आमतौर पे इसके बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं जनरल पॉपुलेशन में कि जी जहाँ लोहा लगा तो कैंसर फैल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तकरीबन तमाम कैंसर जो सेफली बायोप्सी किए जा सकते हैं और वो फैलते नहीं हैं, सिवाय ओवरी के कैंसर के। जो अंडेदानी का औरतों में कैंसर होता है उसके अंदर बायोप्सी नहीं की जाती, निडल बायोप्सी नहीं की जाती, उसके अंदर ओपन सर्जिकल बायोप्सी की जाती है। ठीक है, तो उसके अलावा तकरीबन तमाम कैंसर जो हैं उसको सेफली बायोप्सी की जा सकती है। तो बायोप्सी जहाँ नहीं की जा सकती हो निडल के साथ, उसके लिए फिर सर्जरी करना पड़ता है। सर्जरी आपको जनरल एनेस्थीसिया में भी ज़रूरत पड़ सकती है और लोकल एनेस्थीसिया में भी किया जा सकता है। जैसे ये सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में लोग सुनेंगे या बायोप्सी के बारे में सुनेंगे तो वो रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं ना जहन में कि यार पता नहीं क्या होगा। इस वक्त जो प्रैक्टिशनर हैं उनका रोल क्या है कि किस तरह उनको एतमाद में लिया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और जो प्रेमिसेस है उसका कितना रोल होता है ताकि थोड़ा सा लोग परेशान हो जाते हैं ना, एंग्जाइटी का शिकार होना शुरू होता है। जिसको भी डॉक्टर ये बताता है कि जी आपको कैंसर का शक है, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा, बहुत बुरी न्यूज़ होती है। ठीक है, तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो काफ़ी घबराए हुए होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारा आगे क्या टेस्ट होना है, क्या इलाज होना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पेशेंट्स को ये तसल्ली देना ज़रूरी होता है कि हो सकता है ये कैंसर ना हो। जब आप बायोप्सी करवाएंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर है तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। कैंसर नहीं है तो एटलीस्ट आप रूल आउट हो जाएगा, आप सेफ जोन में आ जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंट को तसल्ली भी देनी होती है, उनको प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। तो उसमें अक्सर 99% लोग एग्री कर जाते हैं करने के लिए, जब डॉक्टरों ने समझाते हैं कि हमें क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते और फिर वो कुछ अरसे बाद वापस आते हैं और फिर बीमारी को बढ़ा के आते हैं। अच्छा, इसी में मैंने ये सवाल किया क्योंकि मुझे मेडिकल ड्रामास देखने का बहुत शौक है, सीजन्स मैं बिंज वॉच करता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि क्या आपके साथ ये प्रोसेस होगा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आर यू विलिंग टू गो विद इट।
हमारे यहाँ क्या होता है, डॉक्टर से जो गिला रहता है कि प्रिस्क्राइब कर दिया गया, नाउ देयर इज अनदर पर्सन हु एक्सप्लेनिंग इट, देन देयर कम्स अनदर पर्सन जो कि आपको बताएंगे कि आपका इसका होगा, जिनको खुद नहीं पता कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसके इस वाले से जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक ऐसा मर्ज है जिसके ऊपर पहले ही परेशान है एक शख्स। मैं दूसरों के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरी हमेशा यही प्रैक्टिस होती है कि जो पेशेंट आता है मैं उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप वाइज, कि पहला स्टेप ये है, उसके बाद आपके साथ ये ऐसे करेंगे, इस टेस्ट को करने का क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, नहीं करवाएंगे तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है हमारे हॉस्पिटल में, मीनार कैंसर हॉस्पिटल, तमाम डॉक्टर्स ये काम खुद अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं। ठीक है, बाकी मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी डॉक्टर्स करते हैं। शायद कभी रश की वजह से, ख़ासतौर पर सरकारी अस्पतालों में जहाँ ज़्यादा रश होता है, तो वहाँ शायद कुछ पेशेंट्स के साथ इस तरह हो जाता हो, लेकिन आमतौर पे ये रूटीन नहीं होती है। तकरीबन सारे डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि उनको पूरा फुली एक्सप्लेन करें, सारे स्टेप्स को एक्सप्लेन करें, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, कॉस्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। ठीक है, अब इसी पे कॉस्ट पे आ जाते हैं। रिलेटिवली काफ़ी महंगा इलाज है, अगर खुदा न खास्ता किसी को ये मर्ज़ हो जाता है, तो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज़रा बता दीजिएगा कि पाकिस्तान की स्टेट इस हवाले से क्या कर रही है, एंड देन प्राइवेट सेक्टर किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा है, और अगर कोई इस तरह का कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ चल रहा हो। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है और हमारी 90% पॉपुलेशन जो है उसका अफोर्ड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अभी फ़िलहाल तो पंजाब गवर्नमेंट का जो है वो सेहत कार्ड की एक स्कीम है, उसके अंदर तकरीबन 4 लाख रुपए तक की फंडिंग होती है। तो उसमें हम ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द पेशेंट जो है वो उसमें हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो मीनार कैंसर हॉस्पिटल में सेहत कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो उसमें हमारे तकरीबन सारे ही पेशेंट एंटरटेन हो जाते हैं। ठीक है, जिन पेशेंट्स की कॉस्ट इससे ज़्यादा होती है तो उनको फिर हम पाकिस्तान बैतुल माल की फंडिंग के लिए भी भेजते हैं। ठीक है, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, इसी तरह हमारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी है जो भी पेशेंट्स को मदद करती है। ठीक है, तो हमारे हॉस्पिटल में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हॉस्पिटल है, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट कोई भी पेशेंट जो है ऐसा नहीं होता जिसको हम मना करें कि आप कॉस्ट की वजह से या इसके एक्सपेंसेस की वजह से आपको हम ट्रीट नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट हम सबको ही एंटरटेन करते हैं। डिफरेंट हमारे पास फंडिंग सोर्सेज हैं, कुछ पेशेंट खुद भी कर लेते हैं, तो हमारे हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सारे पेशेंट जो है ना वो ट्रीट हो जाते हैं। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि स्टैट से कि कितने % आप अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जनरली वो रिकवर कर जाते हैं, फाइट बैक करते हैं कैंसर को, और कितने चांसेस होते हैं कि फिर इवेंचुअली? देखिए, इसमें अगेन आता है अर्ली डिटेक्शन। जो पेशेंट पहले दूसरे स्टेज पे आएगा उसके अंदर ऑलमोस्ट 80-90% चांस होता है कि वो क्योर हो जाएगा। ठीक है, जो पेशेंट 3rd या 4th स्टेज पे आएगा उसकी उसी रेशो से जो है उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं। ठीक, जैसे ब्रेस्ट कैंसर अगर स्टेज 1 या 2 में आ जाए तो ऑलमोस्ट 95% पेशेंट्स क्योर हो जाते हैं हमारे सेटिंग में भी। ठीक है, और अगर वही स्टेज 4 का कैंसर होगा तो वो क्योरेबल नहीं होता है। उसके अंदर जो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होती है, पैलिएशन का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट की तकलीफ़ें उसको कम की जा सकें और डिजीज़ की जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन किया जा सके। अच्छा, इसमें जो विल पावर है, जो फाइट बैक करने का एक जज्बा होना चाहिए, वो कितना रोल प्ले करता है पेशेंट का? वो उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो पेशेंट फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, जो इस इरादे से आते हैं कि मैंने इसको हराना है, कैंसर को मैंने इससे लड़ना है, उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट भी करेंगे और वो शफायाब भी होंगे। जो पेशेंट पहले से डरे हुए होते हैं, फाइट नहीं करना चाहते, उनकी कंप्लायंस ठीक नहीं होती ट्रीटमेंट के साथ, जब कंप्लायंस ठीक नहीं होगी, वो रेगुलर टाइम पे नहीं आएंगे, डिलेज करेंगे ट्रीटमेंट में, तो उसके अंदर चांसेस कम हो जाते हैं क्योर होने के। अच्छा डॉक्टर, इसमें हमने जदीद तरीका इलाज के हवाले से बात कर रहे थे, बायोप्सी का आपने जिक्र किया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बायोप्सी के पास अगर वो डिटेक्ट हो गया है कि कैंसर मौजूद है? जब कैंसर की तशखीस हो गई, बायोप्सी हो गई, इस पर ज़रा तफसीलन जवाब दीजिए कि कॉलर हमारे लाइन पर मौजूद है, उनको हम सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। जी जनाब, सवाल कीजिएगा। सर जी, मेरा सवाल है कि भाई मेरा अब उन्होंने उम्र है 50 साल 48 साल उम्र 48 साल नाम तो ना 2 साल तो उन्होंने मूंह ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਛਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਉਹਦਾ ਨਾ ਪੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੋੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਗਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਈ ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ।
ठीक है। अच्छा, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, डॉक्टर साहब आप भी उनसे पूछ सकते हैं। पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2 साल हो चुके हैं, एक छाला बना था मुंह में जो कि 2-4 दफ़ा उन्होंने तशखीस कराई है। वो कह रहे हैं कि ये कैंसरस है, लेकिन जैसे ही हम इलाज कराते हैं तो डॉक्टर ही रोक देते हैं कि इसको इलाज को चेंज करना है, क्योंकि वो सेकंड ओपिनियन के पास जैसे ही जाते होंगे तो वो फिर उनको इलाज चेंज हो रहा है उनका। अच्छा देखिए, ऐसे तो बताना मुश्किल है कि वो क्या है। अगर उनकी बायोप्सी हो गई और बायोप्सी पे तशखीस भी हो गई है कैंसर की, तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। आमतौर पे रेडियोथेरेपी से हम ट्रीट करते हैं मुंह के कैंसर को। तो अगर उनको पॉसिबल हो हॉस्पिटल आके चेक करवा सकते हो तो हमारे पास आ जाएं, उनको देख के फिर हम उसको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस पे बताना बहुत मुश्किल होगा कि क्यों बताना बहुत मुश्किल है जनाब। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस वक्त लाइव कॉल पे तो आपके सिम्टम से नहीं जज किया जा सकता कि क्या बीमारी की नौयत क्या है। अगर आप जाना चाहते हैं तो डॉक्टर के पास आप हॉस्पिटल उनके विजिट कर सकते हैं, या किसी भी अपने करीबी डॉक्टर से रजू कीजिएगा, वो ही आपको बेहतर इलाज बता सकते हैं। इससे लाइव कॉल पे नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता। जनाब, हम बात कर रहे थे जदीद इलाज के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड स्टेप? जब बायोप्सी होगी, कैंसर कंफर्म हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो होगी वो होगी स्टेजिंग वर्कअप, कि कैंसर किस स्टेज पे, पहले पे, दूसरे पे। तो उसके लिए आमतौर पे इमेजिंग का सहारा लिया जाता है, जैसे सीटी। तो सीटी स्कैन करके देखते हैं कि कैंसर की स्प्रेड कितनी है बॉडी के अंदर, आया वो लोकलाइज्ड है, अपनी जगह पे है, या स्प्रेड कर चुका है। जब स्टेजिंग वर्कअप हो जाएगा, उसके बाद सिंपल बेसलाइन टेस्ट होते हैं ओवरऑल हेल्थ स्टेटस को देखने के लिए, कि आपके लिवर फंक्शन ठीक है, रीनल फंक्शन ठीक है, ब्लड काउंट्स ठीक है आपके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप डिस्कशन कर रहे हैं सर, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले मैंने डॉक्टर आरिफ साहब से एक सवाल किया था कि अगर तशखीस हो गई है एक शख्स के अंदर के और आपके अंदर कैंसर मौजूद है, अब उसका इलाज हमने करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ज़रा समझा रहे थे। बायोप्सी हमने कर ली है और उसके बाद अब तशखीस हो चुकी है कि देयर इज़ कैंसर इन योर बॉडी। सर बताइएगा कि अब आगे क्या किस तरह के स्टेप्स होंगे? ये बायोप्सी पे कंफर्मेशन हो गई जी। उसके बाद कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बायोप्सी के ऊपर हमें फर्दर टेस्टिंग भी करके देखना पड़ता है कि कौन सी मेडिसिन ज़्यादा बेहतर काम करेंगी, कौन सी नहीं करेंगी, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि दोबारा आपको पैथोलॉजी के लिए दोबारा भेजें कि या फर्दर टेस्ट इस पर और करवा लें, ठीक है। साथ सीटी स्कैन करते हैं आमतौर पर स्टेजिंग के लिए, कि स्टेज उसका डिटरमिन हो जाए कि स्टेज 2, 3, 1 कौन सा है। उसके बाद फिर एक ओवरऑल जनरल जो है उनके बेसलाइन टेस्ट होते हैं कि लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं। उसके बाद आमतौर पे स्टेज 1 या 2 अगर पेशेंट होता है तो उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है, तो उसको सर्जन के पास भेजते हैं। स्टेज 3 के आमतौर पे पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पहले कीमोथेरेपी दे के उनकी डाउन स्टेज करते हैं, बीमारी को कम करते हैं, उसके बाद फिर सर्जरी के लिए भेजते हैं। आमतौर पे कीमो अकेले भी दी जाती है या कभी कभी कीमो रेडिएशन का कॉम्बिनेशन भी दिया जाता है। उसके बाद फिर सर्जरी करते हैं। और स्टेज 4 के जो पेशेंट्स होते हैं वो आमतौर पे सिर्फ कीमोथेरेपी से ही उसको ट्रीट किया जाता है। ओके, ठीक है। इसमें इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी, व्हाट इज़ दिस? इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी जो है नई मेडिसिन हैं जिससे हम कैंसर का इलाज करते हैं। आमतौर पे ये जिन जगहों पे हम कीमोथेरेपी यूज़ कर रहे होते हैं उन्हीं जगहों पे टारगेट थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी भी यूज़ की जाती है, ठीक है। इस दौरान मरीज़ की डाइट कितना इंपॉर्टेंस रखती है, किस तरह की डाइट देनी चाहिए? जनरली समझा जाता है कि जब कीमोथेरेपी चल रही है या इम्यूनोथेरेपी चल रही है तो पेशेंट थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल। देखिए, कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी ये सारी चीज़ें पेशेंट की ओवरऑल इम्यूनिटी को जो है वो डाउन करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जैसे मैडम ने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें हेल्दी चीज़ें खानी है, बैलेंस डाइट रखना है, तो वो कीमोथेरेपी के दौरान भी वैलिड है उतने ही, ठीक है। लेकिन साथ कीमोथेरेपी के दौरान हम आमतौर पे पेशेंट को मना करते हैं कि आप बाहर से, बाज़ार से चीज़ें ना खाएं, क्योंकि जब आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो बाहर की चीज़ों में वो हाइजीन का लेवल नहीं होता जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको डायरिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे आप नॉर्मल ही ग़िज़ा खाएंगे जो आप आमतौर पे खा रहे होते हैं, लेकिन उसके अंदर दूसरी एक और चीज़ होती है कि जब कीमोथेरेपी लगाई जाती है तो आपके सारा म्यूकोज़ा जो आपके माउथ के अंदर की जो स्किन है वो सारी वर्म आ जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, ठीक है। तो उसमें फिर ये मना करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, बहुत हॉट टी ना पिएं, बहुत ठंडी चीज़ें ना लें, उससे उनको पेन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आमतौर पे आप रूटीन की जो चीज़ें आपकी डाइट है वही फॉलो करते हैं। हाइजीन आपकी बेहतर होनी चाहिए उस दौरान, और बाकी बैलेंस डाइट आपकी। बैलेंस डाइट रखें मैम। अब इसमें हम लोग डाइट के हवाले से बात कर रहे थे, कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट पे आपने ज़्यादा ध्यान देना होता है जनरली, जो हमें गाइडलाइंस दी जाती हैं आप लोगों की तरफ से, टीबी माहिरीन की तरफ से? प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करें, हमारे यहाँ तो कार्ब्स पे ज़रा ज़्यादा जोर दिया जाता है।
अभी बात हो रही है कि जी। कीमोथेरेपी के दौरान ऐसी कौन सी डाइट ली जाए जिससे पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे। तो कीमोथेरेपी के दौरान जैसे कि डॉक्टर आरिफ ने बताया कि बहुत नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि म्यूकोज़ा जो है वो डैमेज हुआ होता है माउथ का। तो पेशेंट के लिए जो है वो बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल मना की जाती हैं। घर का सादा खाना जो कि कम नमक मिर्च मसाले में बना हो वो ले सकते हैं। परहेज़ किसी चीज़ का हम नहीं बताते इसलिए क्योंकि पेशेंट जो है वो जो चीज़ उसका दिल कर रहा है वो खाए, क्योंकि कीमो से जो रिकवरी है वो अच्छी डाइट से ही पॉसिबल हो सकती है। सो डाइट में जो है वो बैलेंस डाइट, अगेन सिंपल डाइट, बैलेंस डाइट और ऐसी चीज़ें जो जूद हज़म हो उनका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा। डॉक्टर, जिस तरह आप सर ने बताया कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रोसेस है जिसको आपने गुजरना है, इसमें फैमिली के किरदार के ऊपर ज़रा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। दूसरा, होक्स प्रैक्टिसेस जो हमारे होती हैं, रूहानी इलाज तो बहुत ज़रूरी है अल्लाह ताला को याद करना, लेकिन उसी के साथ हमारे दीन का हिस्सा है कि हमने ऊँट को बांधना है, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है, दवा करनी है, साथ दुआ करनी है। तो इस हवाले से भी ज़रा बताइए। जी, आपका पहला क्वेश्चन है फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, जब भी किसी भी फैमिली में कैंसर की डायग्नोसिस होती है तो वो सिर्फ एक पेशेंट नहीं होता, उसके साथ पूरी फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पूरी फैमिली एक तो सफ़र भी कर रही होती है, ना सिर्फ फाइनेंशियली, इमोशनली भी, फिज़िकली भी, हर तरह से, क्योंकि एक पेशेंट अकेला हॉस्पिटल में नहीं आता, उसके साथ एक फैमिली जो है वो की सपोर्ट होती है। उसके अलावा घर पे भी उनको साइकेट्रिक सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, फ़िज़िकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक जिसे कहते हैं कि ये एक पूरी फैमिली मिलके एक पेशेंट को जो है वो केटर कर रही होती है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। और जैसे कि पाकिस्तान में हमारा फैमिली सिस्टम जो है वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पाकिस्तान में ये पेशेंट के लिए बहुत आसानी हो जाती है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी ख्याल करने के लिए पेशेंट के होते हैं। इस में जो मेरी अपनी प्रैक्टिस है उसमें स्पाउस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पाउस जो है वो थोड़े से लैक कर रहे हैं इस चीज़ में। बाकी फैमिली सपोर्ट तो बहुत मिल रही होती है, लेकिन जहाँ आके स्पाउस की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, थोड़ी सी हिचकिचाहट ऐसी होती है कि जैसे ये एक मिथ है कि ये बीमारी एक से दूसरे को लगने वाली है, या ये कि अगर बीमारी डायग्नोस हो गई है एक स्पाउस में तो वो ये है कि उससे दूसरे में भी होने के चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये छूत की बीमारी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और दूसरा ये होता है कि मे बी शायद ये थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन में ये मिथ है कि जी एक दफ़ा कैंसर की डायग्नोसिस हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, तो मे बी शायद फर्टिलिटी पे भी असर पड़ेगा, मे बी शायद आगे रिप्रोडक्शन इतनी आसान नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो किसी हद तक इफेक्ट होती हैं हमारे ट्रीटमेंट से, लेकिन ये सारी चीज़ें। लास्ट मैम, आप क्या आप अपना पैगाम देना चाहेंगी? लास्ट हमारे पास 10 to 20 सेकंड्स, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, वो चीज़ जो हम मिस भी करेंगे वो भी ऐड कर दीजिएगा, और अपना पैगाम भी दे दीजिएगा। मेरा पैगाम तो यही है कि हम कैंसर से सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसको अडेप्ट करके हम कैंसर से बच सकते हैं। ये कि सादा ज़िंदगी को अपनाइए और हेल्दी लाइफस्टाइल, सादा ज़िंदगी, और अपनी नेचर की तरफ रिवर्ट बैक करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो एक आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं जो कि कैंसर की कॉज बन रही है, जो कि कैंसर की बहुत बड़ी कॉज है। डॉक्टर आरिफ मोइन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर हमने इन डिटेल डिस्कशन की उम्मीद करते हैं लोगों के जहनों में जितने भी सवाल हो रहे होंगे उसको हम क्लियर करने में कामयाब हुए होंगे। डॉक्टर रिदा सरदार साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कशन की है। वही बात कि अगर किसी के जहन में कोई भी सवाल आ रहा था तो हमने कोशिश की है कि उसको क्लियर करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपने मेज़बान का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक अल्लाह ने के बाद।